बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह में मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद होती हैं हलीमा जुल्फ़िकार। कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको हंसने से फुर्सत मिल गई हो तो हम यार इतनी अजीब बात की फखर भाई ने कि फखर भाई मुझे कह रहे थे कि कल जो आपने जैकेट पहनी हुई थी ना वो मुझे दे दें क्योंकि मुझे बाइक पे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो इसमें कौन सी नहीं, इस तरह करके बात नहीं की उन्होंने, जिस तरह की कहते हैं बाप से बाइक में बहुत ठंड होती है तो कल वाली जैकेट हाँ मुझे दे। कल वाली जैकेट वाकई बहुत ज्यादा गर्म थी और वो ओवरकोट लग रही थी, बहुत गर्म थी, वो ओवरकोट टाइप वो जैकेट थी क्योंकि कल बहुत ठंड थी तो मुझे वो बेस्ट लगी। चलो इससे अच्छी जैकेट ये जो गर्म तो कर देती है। किससे अच्छी? हीटर से अच्छी, हीटर से अच्छी जैकेट ये जुबानी जुमले जो बोलते हैं। अच्छा सुबह उठ के हमारे आप क्या पीते हैं, कॉफी या चाय? पानी। अच्छा उसके बाद मतलब नाश्ते में कॉफी या चाय में से दोनों में से कोई एक चीज पीते हैं हम लोग? नहीं पीते आप? जो और ज्यादा दिन में क्या ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कॉफी या चाय? कॉफी। कॉफी। अच्छा कॉफी या चाय के बारे में बहुत सारी मिथ्स हमने बचपन में सुनी थी, वो कुछ मिथ्स आपने सुनी हुई है और किसी पे यकीन रखते? आपका तो है खराब रंग कहते खराब हो जाता है ना चाय अच्छा रंग खराब हो जाता है। और ये इसके अलावा कोई मिथ सुनी है? चाय से रंग खराब हो जाता है, एक तो जुकाम ठीक हो जाता है। हमेशा से ऐसे ही है। नहीं मैंने तो वैसे मजाक बचपन में वैसे मैं गोरी थी लेकिन हाँ अभी भी ठीक हो। इट डजंट मैटर, डज इट मैटर? कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ माथा स्टेडियम बन गया क्रिकेट हो सकता है। हाँ तो नहीं अब ठीक होना शुरू हो गया। मैंने यार कल आप लोगों ने मुझे बहुत टेंशन दी है, पता है? किस बहुत बात ज्यादा की? टेंशन दी है। इतनी तो लोगों ने मुबारकबादें दी है। नहीं टेंशन मुझे दी है बालों की वजह से यार। मैं तो घर जाके से अपने बाल देखते रहा, मैंने कहा यार बहुत गिर गए बेचारे। नहीं मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अच्छा मैं पूछ रही थी मिथ्स क्या सुनी है चाय या कॉफी के हवाले से? यही सुनी है मैंने, रंग वाली सुनी। रंग वाली सुनी है, इसके अलावा और कोई नहीं सुनी? ये नहीं सुनी कि पानी बॉडी का खुश्क हो जाता है, जब आप एक कप चाय पीते हो तो 2 कप पानी आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है? हाँ इस तरह की मिथ्स भी होती है। तो जी मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मिथ्स है। ये इनका जिंदगी से असलियत से साइंटिफिक। क्या कहते हैं मिथ को उर्दू में क्या कहते हैं? कि तुक्का कह लो आप? नहीं क्या कहते हैं? अफवाहें। अफवाहें हाँ अफवाहें। तो जी ये सारी की सारी जो है वो सिर्फ अफवाहें हैं। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। तो इसका जिंदगी से असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता चाय और कॉफ़ी पीने से। बल्कि कॉफ़ी के बारे में कहा जाता है कि ये आपको कंज्यूम करनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है कॉफ़ी से। एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ती है उसकी? नहीं ये भी एक मिथ है। नहीं है, साइंटिफिकली मैं प्रूफ कर सकती हूँ। मैंने कल ये पढ़ी है, कल ही मैंने पढ़ी है कि अभी जो नई रिसर्च आई है उसके हिसाब से ये कॉफ़ी जो है वो जितनी ज़्यादा दिसंबर जनवरी में कंज्यूम की जाती है उतनी ज़्यादा बाकी साल के किसी भी महीने में कंज्यूम नहीं की जाती, क्योंकि दिसंबर के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें आपको डिप्रेशन होता है, क्योंकि टाइम सूरज का जो टाइम है, रोशनी का टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि निकोटीन होती है, निकोटीन से तो आपकी पल्पिटेशन ज्यादा होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना इतनी अमाउंट में नहीं होती जितनी अमाउंट में हमें बताया जाता है कि होती है। और दूसरी चीज़ ये कि कॉफ़ी जो है वो फिर आपका बार बार पीने का दिल करता है, तो आपका दिल जो है वो इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि आप उस स्टेट से बाहर निकलना चाहते हो और कॉफ़ी या चाय आपको हेल्प करती है उस स्टेट से बाहर निकालने में। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर जो कहते हैं कि कॉफ़ी चाय से ज्यादा बेहतर है। आपको क्या पसंद है दोनों में ज्यादा? यार मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है। वो कॉफी आई लाइक दूध वाली या ब्लैक कॉफी? पता है मैं आज रात को मैं सोचा कोई क्वेश्चन सोचता हूँ, मैं सोच रहा था मेरे सवाल एक आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं पूछूं, बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है। पूछ लो, बहुत कंट्रोवर्शियल। कोई बात नहीं, पूछ लो। मैं नहीं हमारे लिए ऑन स्क्रीन के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं पूछ लूं? अच्छा ये तो नहीं पूछा वोट किसको देना है? नहीं ये ना अगर मुझे ये बताए, अगर आप किसी और मॉर्निंग शो पर अगर आपको किसी को रिप्लेस करना हो और आप कहते हो वहां पे ज्यादा मैं सूट करती हूँ, तो कौन सा मॉर्निंग शो? नहीं आई डोंट थिंक। नहीं ऐसे ना करो ना, ये आप हमेशा बोरिंग कर देती हो मेरे सवाल। आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आगे मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं शरीफा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बिल्कुल अलग वो क्यों नहीं बनती जो मेकअप रूम में होती हो?
क्यों नहीं बनती हो पटाखा? अब मैं जैसे मेकअप रूम में वैसे यहाँ पर बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। कमर आप तो बल्कि बुला भी लोगे बाबू को अभी। कमर जरा बॉबी को बुलाना, मैं जरा बॉबी से बुला, आप लोग पूछवाता हूँ। यार देखो, मैं इस तरह बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं कह सकती कि मैं उसकी जगह ज्यादा अच्छी लगती। अच्छा चलो, अच्छी नहीं, पर तुम्हें लगता है कि अगर तुम होगी तुम बराबर की टक्कर दोगी वहाँ पे? मुझे लगता है हर जगह। कहाँ पे ज्यादा? किसी को ज्यादा। चले का ऑफ कोर्स नाम ले, मॉनिटर बंदे का नाम लो। कहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा बेहतर जॉब कर सकते हो? मुझे लगता है अब्दुल्ला और हुमा के अलावा हर जगह। अब्दुल्ला और हुमा के अलावा हर जगह। अब्दुल्ला और हुमा बहुत अच्छा। आई थिंक नहीं, मुझे तो लगता है मैं हुमा के साथ आई विल बी मच बेटर देन अब्दुल्ला। आई थिंक हुमा के साथ मेरा कॉम्बिनेशन वैसी होती हूँ ना बॉबी जैसी, मैं मेकअप रूम में होती हूँ, कह रहा है कि मैं बन रही होती हूँ। हाँ, किसी कोई सवाल में पूछूं, ये कहती है नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ कर सकती नहीं, मैं बहुत पार्वती हूँ। मैं ऐसी होती हूँ ना, चट्टान है ना ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझे बुला, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबर कर। बट वैसे अगर तुम्हें लगता है कि किधर, एक कोई नाम लो ना किसी का। एक कोई नहीं, सब जगह। एक जगह जहाँ तुम्हें लगता है कि मुझे लगता है मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में जाके बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेती हूँ चीजें। तो यार कोई एक नाम लो, इतनी फिलॉसफी ना बताओ। नहीं, मैं हर जगह। नहीं, एक नाम लो। मैंने देखो एक नाम मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। नहीं, आप एक नाम लो, एक नाम लो। हुमा का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से मैं जब बच्ची थी तब से वो आ रही है। वो तो निदा का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। आप निदा वाला शो नहीं, मैं वो टाइप शो नहीं मैंने करना। नहीं कर सकती, नहीं करना। कौन से वाला कर सकती हो? अच्छा, यू नो दिस इज अ फनी स्टोरी कि जब मुझे यहाँ पे ये मॉर्निंग शो ऑफर हुआ था तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ये उस टाइप का मॉर्निंग शो है जिसमें शादियां और वो तो बहुत फिट करती है। आई लव हर। नहीं करती तो वो अच्छा। ये देखा, ये है परफेक्ट उठनी। मैं तो तारीफ, देखो मैं तारीफ मैंने ये तो कहा ही नहीं कि निदा अच्छा मॉर्निंग शो नहीं करती। आपने कभी वैसा नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। जो लड़की 10 से 12 साल से एक चीज कर रही है, लोग उसे देख रहे हैं, अच्छा प्लेस होगी, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो शो अच्छा ना हो? मैंने तो ले लिया नाम, ये मैंने फिजूल बातें कर रहा है। तुमने अब्दुल्ला का नाम ले लिया है ना, तुम्हें अब चस्का आ गई है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर लूं। मैं हुमा के साथ, आई थिंक बिकॉज़ आई लव हुमा, आई जस्ट लव हर। और ऑफ कोर्स आई लव अब्दुल्ला एज वेल। मुझे दोनों का बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे बहुत शौक है हुमा के साथ। हुमा को आपने उस शो के अलावा किसी और चीज में, किसी और शो में मैंने और हुमा ने खबरें साथ पढ़ी है पीटी वर्ल्ड पे, इसलिए मुझे आई नो हर सिंस ओवर। तो मुझे यार आप तो बहुत पुराने हो। आप तो बहुत पुराने हो मेरे ख्याल से। मैं तो उस वक्त 4th क्लास में होंगी जब से आप आ रहे हो। हाँ, टीवी पे आ रहा हूँ, पर फिर भी कुछ फर्क नहीं। वैसा ही इसका मतलब है उमर चोर हो आप। उमर चोर हो, देखो फिर भी कितना जवान लगता हो ना मैं। जवान लगते हो, जवान लगता हूँ। अच्छा, अगर किसी स्टार को अगर आप किसी मूवी में रिप्लेस करो, आप ऑफ कोर्स आपको एक्टिंग का शौक नहीं है, पर आप किसी को अच्छा मैंने रिप्लेस करना है। हाँ, तो किसी स्टार को। हाँ, किसको करोगी रिप्लेस? अच्छा मैं बताती हूँ। पाकिस्तानी पाकिस्तान बाहर कोई भी हो। मुझे अच्छी लगती है वो मूवीज जो थोड़ी एक्शन वाली। रियली? तो किस में तुम रिप्लेस करती, किसको? यार एक जैकी चैन को? आज तुम जैकी चैन को रिप्लेस नहीं कर सकती रिप्लेस। एक मूवी आई थी सॉल्ट, जिसमें एंजेलिना जूली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आप एंजेलिना को रिप्लेस करोगे? मतलब एक्शन फिगर के हवाले से मैं कह रही हूँ, इस हवाले से नहीं कह रही। मुझे नहीं लगता वैसे जितनी वो फिट है ना, मैं कोई 10 साल की उम्र में भी इतनी फिट थी कि मैं वो वाले एक्शन कर लूं जो उन्होंने उस मूवी में किए। हाँ, अभी तो लेकिन इम्प्रेस आप यहाँ बैठती हो तो कुड़ की आवाजें आती है मुझे। आप इम्प्रेस में कोई बहुत हुई थी वो मूवी देख के उनसे, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा एक्शन। और पाकिस्तानी कोई है जिसको आप रिप्लेस करना चाहो? नहीं, पाकिस्तान में तो मूवीज ही ऐसी नहीं, ऐसे नहीं जो रिप्लेस। कोई ड्रामा आप रिप्लेस करना चाहो, क्या आप करना चाहो? ड्रामा हो सकता है। कौन सा? ड्रामा बताओ। हो सकता है यार। एक्ट्रेस बता दो, किस में आप उसको करना चाहोगे रिप्लेस? मतलब हाँ, आप चाहोगे, मैं करना चाहूंगा, नॉट कि वो बुरा कर रही थी, आप करना चाहोगे? कौन सा? ये मुझसे सारे सवाल पूछे, खुद कुछ भी तो मुझे बता, तुम पूछ नहीं रही हो। फिल्म का बताओ, कौन से में रिप्लेस करना चाहोगे? यार आई थिंक अगर फिल्म होता तो मैं पाकिस्तानी फिल्म लेता। आई वुड हैव टेकन 2 फिल्म्स। एक खुदा के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इट वाज वन ऑफ द मूवीज। तब आप होश में थे जब खुदा के लिए आई थी? हाँ हलीमा, में कोई इतना बच्चा कुड़ुआ नहीं हो खुदा के लिए। ये मान रहा है। अब आप लिख ले, नोट कर ले। और एक मौला जट पाकिस्तान में। मौला जट में कौन सा कैरेक्टर आप लेना चाहेंगे? आई थिंक आई वुड हैव टेकन
नॉट जस्ट दैट, मैं शायद लेता तो मुझे लगता फवाद वाला आई वुड हैव टेकन दैट। फवाद वाला कैरेक्टर मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आया था। उसकी रीजन ये थी कि वो बहुत अच्छा कैरेक्टर बेहतर हो सकता था, उसकी लाइंस बहुत कम थी। मुझे फवाद वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। लाइंस नहीं थी, कैरेक्टर अच्छा था। आई थिंक ही डिड इट वेरी गुड, तो कोई किसी और को रिप्लेस करना चाहिए, डिड इट वेरी गुड। गौर वाला भी वेरी गुड। और अगर दूसरा अगर कोई होती इंडियन मूवी होती तो दैट वुड हैव, अगर पड़ोसी मुल्क की होती तो आई थिंक आई वुड हैव रिप्लेस शाहिद कपूर in which movie? जब वी मेट, that's one of my favorite movies. जब वी मेट के बाद मुझे लगता है हर लड़की को शाहिद कपूर से प्यार हो गया था। हाँ, और मुझे लगता है मैं बहुत सारे ड्रामों में ना बिलाल अब्बास के बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिलते गए, तो आई वुड हैव रिप्लेस्ड। वहाज के भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। I differ. नहीं, वहाज मुझे बहुत पसंद है, वहाज के बहुत अच्छे कैरेक्टर्स। मुझे बिलाल अब्बास आप वहाज का एक ड्रामा मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी, आप वो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चलो, हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम आपको मिलवाएंगे अपने मेहमानों से, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ एक और सॉन्ग। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले मुझसे काफी सारे सवाल कोट पहना हुआ था। वो इसलिए नहीं पहना हुआ था क्योंकि वो चाहते कि मेरे साथ उनकी मैचिंग आप लोग देख लें कि वो आज बिल्कुल सेम टू सेम एक ही बंदे से रंगवा के वो स्वेटर पहन के आए हैं। तो बहुत मिलता है, बहुत मिल रहा है। तो अब उन्होंने कोट पहन लिया क्योंकि यहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है जो हुमायूं से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा हुमायूं, ब्रेक पे जाने से पहले आप मुझसे एक सवाल, 2-3 सवाल पूछे थे, तो उनमें से कोई सवाल आप हमारे व्यूअर्स से भी पूछना चाहते हैं? पूछ लें। इतनी पूरी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, आप पूछ लेती, आपको इतनी नहीं मैंने सोचा आपका सवाल है तो आप पूछ। यार देखो, मैं आपकी प्राइवेसी का ख्याल कर रही हूँ ना। अच्छा, आप लोग बताएं कि अगर आप लोग लगता है कि हम कहीं और भी फिट इन होते हैं, आपको लगता है कहीं और सूट इन होते हैं, किसी ड्रामे में सूट इन होते हैं, किसी और जगह पे सूट इन होते हैं, तो आप हमें बताएं कि यार आते तू बोल ले, आते मैं बोल ले, या तू बोल ले आते मैं बोल ले, ठीक है? तो आप एक काम करें कि आपने हमें बताना है कि आपको लगता है किसी और मूवी में, किसी चीज में आपको हलीमा और मैं सूट करते हुए नजर आते हैं, या कहीं पे किसी और जगह पे आपको सूट करते हैं, मॉर्निंग शो में समथिंग जो भी आप बता सकते हैं। अब जनाब आपको बताऊं, आज इस हवाले से हम बात करने लगे, इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है ज़कात का पिलर। कहा यह जाता है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि जिस तरह बॉडी को प्योरीफाई किया जाता है सलात से यानी नमाज से, उसी तरह अगर अपने माल को प्योरीफाई करना है तो ज़कात से वो प्योरीफाई होता है। एक फाउंडेशन है जिसे कहते हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जो कि शिकागो में जिसकी शुरुआत हुई 2001 में। हलील डमीर जो है उसके फाउंडर है जिन्होंने उसको शुरुआत की। टर्की से उनका ताल्लुक है। जब उन्होंने इसको शुरुआत की तो आई रिमेंबर मैं जब पढ़ रहा था लास्ट नाइट उनके बारे में, तो हलीमा उनको अपनी एजुकेशन के लिए ही वांटेड टू कलेक्ट सम मनी, उन्होंने अपने पैसे जमा करके उन्होंने स्विट्जरलैंड गए और उन्हें पूरा प्रोसेस पता है कि क्योंकि ही केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज और फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, और वो वहाँ से आए थे जहाँ पर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने खुद अपने लिए पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके स्विट्जरलैंड से उन्होंने बैचलर्स की डिग्री हासिल की। तब शायद उन्हें अंदाजा हुआ कि शायद बहुत सारे ऐसे नौजवान उनकी तरह हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन खाली इस चीज़ में उन्होंने ज़कात फाउंडेशन ही बिल्ड की। बल्कि ज़कात फाउंडेशन आपको याद हो 2022 में जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, मैं रीसेंट बता रहा हूँ, उसमें ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी गजा के जो गजा में जो आप यकीनन हम में से कोई ऐसा नहीं है जो वाकिफ ना हो, गजा में जो कैजुअलिटीज हो रही है, गजा में जो इमदादी सामान जो लाया जा रहा है, जो इमदाद हो रही है, वो इसमें बहुत बड़ा हाथ ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का भी है। जो हम अच्छा हुमायूं, जैसे आपने कहा ना कि एक सोच जो है वो आपको छोटी सी सोच आती है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनको खुद से ज़रूरत थी अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, तो उनको ये हुआ कि और भी बहुत सारी लोगों की ज़रूरियात होती होंगी जिनको पूरा किया जाना चाहिए। और 2001 से लेकर अभी तक जो ये सफ़र है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कोई 23 साल हुए हैं इस सफ़र को, लेकिन उस सफ़र में वो इतना आगे पहुंच गए हैं कि अब सिर्फ वो अमेरिका में काम नहीं करते, अमेरिका की 50 स्टेट्स में तो वो काम करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा दुनिया भर के 80 प्लस कंट्रीज हैं जिनमें वो काम करते हैं और जिनमें वो इमदाद पहुंचाते हैं। अभी गजा का जिक्र हुमायूं ने किया, 1 मिलियन के करीब मील्स वो वहाँ पे पहुँचा चुके हैं, यानी कि लोगों के खाने पीने की वो अशिया, आटा चीनी नहीं, क्योंकि आटा चीनी ज़ाहिर है वहाँ पे पहुँचा भी देंगे तो लोगों के लिए बनाना एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बने बनाए मील्स जो हैं वो इनकी
तरफ से भेजे जाते आज हैं। हमारे साथ जो मौजूद है उनके बारे में जब हम आज स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में करे थे तो एक बहुत भले साहब थे जो उनके साथ आए, तो उन्होंने बड़ी मजे की में बात बताई। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला अब है 2024 में, 23 में, 22 में, लेकिन उन्होंने 1991 में उसमें पीएचडी की थी। वी आर गोइंग टू लेट यू मीट विद समबडी जो कि एडवाइजर टू ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका है, मिस्टर फारूक रजा। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। रिवायती सवाल से हम अपने शो का आगाज़ करते हैं हमेशा कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? हम सुबह बहुत जल्दी उठते हैं क्योंकि अमेरिका से जब आते हैं तो एक गैप होता है आपको सोने उठने का, तो 2-3 बजे आँख खुल जाती है आजकल। ओए होए होए होए, सर आपकी तो मौजें लगी हुई हैं और रात को आप लेट सोते हैं बिकॉज़ वो टाइमिंग का थोड़ा वैसे अमेरिका में होते हैं तो वहाँ फजर के टाइम पे तकरीबन 5:30-6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं उसमें फ़िट कर दूँ आपकी उसमें दिलचस्पी के लिए कि ब्रदर खलील तमीर जब जा रहे थे तुर्की से स्कॉलरशिप पे वहाँ स्विट्ज़रलैंड पढ़ने के लिए, तो मुख्तलिफ़ जगहों से उन्होंने स्कॉलरशिप और पैसे जमा करने की कोशिश की। तो वहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मुकाबला करवाया था उस ज़माने में स्टूडेंट्स का ऐसे का। तो उन्होंने एक ऐसे लिखा और उस मुकाबले का नाम था क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह स्कॉलरशिप। अच्छा। तो उन्होंने और तुर्की बच्चों की तरह, लड़कों की तरह उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उनको जो स्कॉलरशिप मिली मेरे ख्याल में कोई $900 वो बताते हैं उस वक्त उनको मिले, जो कि उनके टिकट ख़रीदने के लिए उस वक्त काफ़ी थे, वहाँ कुछ अर्सा रहने के लिए काफ़ी थे। तो ये आगाज़ जो है उनके सारे सफ़र का वो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्नाह स्कॉलरशिप से हुआ, बानी पाकिस्तान के नाम से शुरू हुआ। और वो पैसे भी यहाँ पाकिस्तानियों के थे, जहाँ जो उन्होंने स्कॉलरशिप की सूरत में तुर्की में उस वक्त फराहम किए। अब आजकल तुर्की के लोग बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहे हैं पाकिस्तान के बच्चों को, बच्चियों को यहाँ से वो बुलाते हैं। लेकिन बहरहाल एक पे बैक का एक प्रोसेस है जो चल रहा है। अल्लाह ताला हमें फिर तौफीक दे के हम फारूक साहब, बात थोड़ी सी शायद थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन मैं इसको लिंक वहीं से करना चाहूँगा। मैं एक चाह रहा था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये बात ना करूँ तो शायद मुझे दुख रहेगा। अगर आप राम मंदिर की बात करें जिसकी इनॉग्रेशन 22 जनवरी को हुई, वो जगह है जहाँ पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी जो कि 16वीं सदी में मुगलों ने बनाई थी। और एक्सक्यूज़ मी, ये वो मस्जिद है जिसको चढ़ाई करके हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था 4 बरस पहले, तो फैसला ये था कि यहाँ पर अगर वो मंदिर का, तो यकीन उनके अपनी सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने अपने मंदिर के लिए फैसला हक में दिया। और ना कि सिर्फ ये, उन्होंने कहा था इससे कुछ 20-25 किलोमीटर दूर एक मस्जिद भी बनाई जाएगी, तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन भी उन्होंने उसको दी। अब जब 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने उसको दी तो यकीन वहाँ पर तामीर तो क्या, वहाँ पर अभी तक आज तक बुनियाद भी नहीं रखी गई। ये हालात है वहाँ के। अगर आपके लिए लिंकिंग टूवर्ड्स योर फाउंडेशन, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी मसाजिद जो है पाकिस्तान में बनाई, जैसे गुजरावाला में आपने बनाई, मुजफ्फरगढ़ में आपने मस्जिद बनाई, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग चाहते थे कि एक अदद मस्जिद बन जाए और वहाँ पर वो अपनी इबादत कर सके। तो आपने उस हवाले से पहले हमें बता दें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर पानी के बारे में आएंगे, फिर हम गजा के बारे में आएंगे इंशाल्लाह। जी, जो ज़कात फाउंडेशन अपने डोनर्स के हवाले से बनाती है मसाजिद, वो बहुत छोटी मसाजिद होती हैं। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं वो कोई 200, 300, 400 लोगों को अकोमोडेट करती है। जी जी। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ्रीका में ख़ास तौर पे, और इंडिया के भी बहुत सारे इलाकों में, बांग्लादेश में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी ज़कात फाउंडेशन ये बनाती है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा सियासी मसला भी नहीं है। ये बाबरी मस्जिद का ये एक तारीख़ी मसला भी है और इस पर बहुत ज़्यादा लिखा भी गया है और इस पर अमेरिका में आज भी डिबेट हो रही है। एक तो हैं जो वहाँ पे हमारे हिंदू बहन भाई रहते हैं अपने मुल्क में और हमारी तरह के लोग हैं, और एक नज़रिया है हिंदुअता का जी, कि आप डोमिनेट करें पूरी दुनिया में और हिटलर की तरह और उसकी तरह जो है आप पूरा हुक्मरानी करें और लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब कर दें, उनको गुलाम बना दें। वो तो महज सिर्फ 2 महीने बाद इलेक्शंस है, पार्लियामानी इलेक्शंस है, वो एक इलेक्शन एग्जैक्टली। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने मस्जिद बनाई है, वहाँ पर पहले कोई मस्जिद नहीं थी गुजरावाला मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पे आपने मस्जिद बनाई, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। जी बिल्कुल, मस्जिद वहाँ पे जहाँ पे कमी होती है हम पहले सर्वे करते हैं। हमारे डोनर्स हमें कहते हैं कि हमें मस्जिद एक बनवानी है, मुख्तलिफ मुल्कों का कभी कह देते हैं, कभी कहते हैं कहीं भी बना दें।
तो एक बाकायदा सर्वे होता है, उसमें देखा जाता है कि उसके वेसिनिटी में कोई और ऐसी पहले से चीज़ मौजूद तो नहीं है, न सिर्फ मस्जिद के लिए बल्कि और जो हम वाटर के प्रोजेक्ट करते हैं या कोई और शेल्टर के प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें बेसिक नीड और सर्वे और उसकी असेसमेंट का बड़ा दखल होता है। मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क मैंने जो देखी वो आपने कंबोडिया में बनाई है, बड़ी खूबसूरत, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। ज़कात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये देखें तो क्या ये बात सही है कि अगर सब लोग अपने अपने हिस्से की ज़कात देना शुरू कर दें तो हमें किसी और एड की या किसी और इस तरह के मामले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या वाकई मुसलमान अब ठीक तरह से ज़कात नहीं देते, कम ज़कात देते हैं, या कोई इस किस्म का मसला है, इस वजह से हम पे इतनी मुसीबतें आती हैं कि हम फाइनेंशियली ठीक नहीं हैं? हाँ नहीं, इसमें जो हमारी रिसर्च है वो ये कहती है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा ज़कात खैरात करते हैं। हमारी कम्युनिटी चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, बहुत ज़्यादा दूसरी कम्युनिटीज़ के निस्बत ज़्यादा खर्च करती है ज़कात पे और खैरात पे। हमारे लिए बड़ा मसला मैनेजमेंट का है। जब वो दे देते हैं अपनी ज़कात और खैरात और वो सारी, तो उसको जी हाँ, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसको उसका निफाज, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज का। देखिए बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया है तो उसने इसकी रिसोर्सेज भी पूरी तरह पहुंचा दिए हैं। ये अब लोगों का टेस्ट है, हमारी आजमाइश है कि हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज अगर हम बहुत बड़े बड़े शिप जो है समुंदर में फेंक देते हैं सिर्फ इसलिए कि गंदम और चावल की रेट्स जो हैं वो नीचे न रहें और अफ्रीका में लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं, ये इवन और बहुत सारे कॉन्टिनेंट में, तो ये हमारी नाकामी है। लेकिन डिवाइन गाइडेंस तो हमें ये बताती है कि आप सब के लिए पूरी सारे वसाइल मौजूद हैं। यही बात ज़कात की है कि जब ज़कात जो है हमारे यहाँ सही तरीके से नाफिज हो गई थी तो इवन उस्मानिया की खिलाफत ख़त्म होने तक जो है हम आपका पूरे इलाकों में चीज़ें पहुँचती थी। यूरोप को उस वक्त डार्क एजेस थी यूरोप की, तो वहाँ पे भी इमदाद मुसलमान पहुँचाते थे या यहाँ इस खत्ते के लोग पहुँचाते थे। तो उसके बाद जब ये चीज़ें टर्न टेबल हुई और हम जो है ज़वाल में चले गए और बाकी लोगों ने ज़्यादा मेहनत की, तो उसके बाद ये लगता अब ये है कि जो है शायद हमें कभी भी हम ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन हमारा ईमान ये है कि इंशाअल्लाह ये दिन जल्दी ख़त्म हो गए। फारूक साहब, जो हलीमा ने बात की मैं चाहूँगा वो कंटिन्यू करें, मैं करूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में शायद हम सवाल से सही तरह समझ नहीं पाए, हम उसको उस तरह केटर नहीं कर पाए, लेकिन ये बात बड़ी दुरुस्त है और उसमें सदाकत भी है। ये इम्बैलेंस ऑफ पावर्स और इम्बैलेंस ऑफ जो इक्वालिटी है, मनी है, मॉनेटरी वैल्यू है, ये इसी वजह से हम कंपैरिजन में तो नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे मजहब में तो ज़कात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट तो हमारे दीन में, क्योंकि उसको जो इम्बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए हम फिर ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की तरफ भी आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप, क्योंकि उसके एडवाइज़र हैं, आप सही तरह बता सकते हैं ये बात। मुझे लगता है सदाकत तो इसमें भी है कि हम ज़कात जितनी होती है हम ना उसे सही तरह कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं जी इतना माल है, जो देते भी हैं वो इसमें से कहते हैं जी इतना कर दिया, हो गया, आटे में नमक के बराबर। बहुत सारी ऐसे अफराद हैं जो कि ज़कात को इस तरह नहीं पे करते। अगर वो होता तो ये इनइक्वालिटी ऑफ पावर्स ना होता दुनिया में। जी हाँ, ये तो सही है कि बाकी जो हमारे मज़ाहिब हैं, जूडाइज़म है या क्रिश्चियनिटी है ख़ास तौर पे, उनमें भी ये उनकी तालीमात में भी ज़कात का तस्वुर शामिल है। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं देते चैरिटी का, और वो भी उनका भी उस तरह, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है, ये बेसिकली एक ही सोर्स से मकता कलामी की माफ़ी, ज़कात ऑब्लिगेटरी है, वो हमें देनी है। जो सदका और चैरिटी है वो तो आपका सवाबदीद है कि आप देते हैं, उसके बाद का है। तो हमारे यहाँ तो तालीमात तो यही हैं कि जो है ज़कात तो जो लोग देते हैं वो कंजूस लोग माने जाते हैं। आपको इतना ज़्यादा देना चाहिए पूरे साल में कि आप ज़कात देने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, कि आप उस साहिब निसाब में आए नहीं। क्या बात की, तो ये इस्लाम में तो ये तालीमात हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाकी कम्युनिटीज़ भी उसमें ये बात नहीं है कि वो देती हैं और अच्छा खासा देती हैं। मुसलमानों में ये ठीक है कि जो है आपको ख़ास तौर पे आज जो हमारा ज़वाल पज़ीर इलाके हैं वहाँ पे लोग मिसकैलकुलेट करते हैं या हीले बहाने बनाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ को, इस तरह से लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। हमारा तजर्बा ये है कि मुसलमानों की जो मेजर कम्युनिटीज़ जो कि फ्लोरिशिंग कम्युनिटीज़ हैं, वो निस्बतन बाकी जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, उनसे ज़्यादा रेशो उनकी है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है?
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, good कैसी morning. हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैंने आज 9:30 बजे चाय पी थी, आपकी याद बहुत ज्यादा आई। क्यों यार, आपने हमसे जो पहले है। क्यों चाय पी ली? बात तो सुने, बता क्या हुआ। देखो मैं टीवी लगाया हुआ है ना, फिर भी ना वो सिग्नल नो सिग्नल का बता रहा है। मैंने देखा नहीं, फिर मैंने देखा आपको कॉल की है। आप मुझे बताएं याद क्यों कर रही थी? याद मुझे बड़ी ज्यादा कमी महसूस है कि बाहर लोगों ने 10 बजे चाय पी, मैं 9:30 बजे पी रही हूँ। अभी वो आ रही होंगी, मेरी चाय ना ठंडी हो जाए कल की तरह। अच्छा नादिया, आप और शोज भी देखती होंगी, तो मैं और हलीमा कहाँ पे ज्यादा फिट लगेंगे? यहाँ पे तो फिट लगेंगे ही लगेंगे, और किसी ड्रामे में किसी देख जगह? नहीं ना रही आज टीवी पे, मैं आपको देख नहीं रही है। जायद आपी की कॉल आई थी ना, तो वो बता रही थी आप लोगों ने माशाल्लाह मेहरून कलर पहना हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगना हर रोज की तरह। हाय सदके, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो पर मच। बताओ तो सही, हम और किसी ड्रामे में अच्छे लगेंगे? दोनों किसी ड्रामे में, किसी और शो में अच्छे लगेंगे? मैं तो कहती हूँ आप हर शो में अच्छी हैं। ये भी वैसे थैंक ठीक यू, है। थैंक यू सो बात मच। सुन ले मेरी, बात जी सुन जी ले। जी जी जी, सुन ले। सुनाए। गोरे रंग पे इतना गुरूर अच्छा नहीं। शुक्र है ही नहीं मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरा है ही नहीं, मुझे गोरे रंग पे इतना गुरूर अच्छा नहीं। लोग दूध से ज्यादा चाय के दीवाने होते हैं। दो दूध से ज्यादा चाय की दीवार। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, गुड। शुक्र है, इसलिए मेरा गोरा रंग है ही मेरा नहीं, भी मुझे तो नहीं मसला है ही गोरा, इतना तो गोरा नहीं, ऑलिव से। आपका गोरा रंग मसाला आप ही मत चाहिए, आपके अंदाजे इतना मीठा लहजा, क्या बताऊं। हकीकत में मेरी बहन होती तो क्या ही बात होती। क्या बात है, क्या मैं आपकी बहन हूँ? होती तो क्या मतलब? बहन, कभी भी ऐसी चीज की ख्वाहिश ना करो जिसको हकीकत और उसके जब तक ना जानती हो, ये ना हो। झूठ बोल रही है नादिया, इसकी मैं बहनों से तुम्हारी पूछ लो। बहन हूँ, मेरी बहनें मुझसे हाँ, बहुत मैं खुश हैं। मानती हूँ, मैं वली वो भाई option को भी अपना सबसे बड़ा भाई मानती हूँ। 3 ऑप्शंस है। मेरे नाल कंडे लगे ना नहीं वाली भाई, आप सबसे पहले मेरे भाइयों में से। भाइयों में से पहले, चलो ठीक है। आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा नादिया तुम्हारे भाई नाराज हो जाए, नादिया मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात क्या? करके। नादिया तुम्हारे भाई नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे पैसे हम इससे देते हैं, खुश हम इससे रखते हैं और अच्छे से वली भाई लगते हैं। सही बात है, रोजाना आपको जब तक पालना ना करूँ तो सुकून ही नहीं आता। जी, आई लव यू, थैंक यू सो वेरी मच। इतना मैं अपने भाई से बात करके खुश नहीं होती जितना आप लोगों से बात करके खुश होती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला तुम्हें Thank खुश you. रखे नादिया, Thank you और so तुमसे much. जल्द हमारी मुलाकात हो। आमीन। हमारे साथ आमीन। आयशा बहुत रावलपिंडी शुक्रिया, से। आयशा हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। वालेकुम सलाम हमायूं भाई, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आयशा जी? हलीमा बाकी डोबल कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बहुत भी आपने बहुत हाँ, दिन- आपको हाँ। लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा जुकाम हुआ हुआ है। हाँ ना, मुझे लगी है और बहुत ज्यादा तबीयत मेरी खराब है। आप स्टीम लें, रिलीजियसली स्टीम लें, 2, 3, 4 दफा ले दिन में, आप उससे बहुत बेहतर हो जाएंगी अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह। है कि मैं ठीक हो जाऊँ और माशाल्लाह। तो सो मैं रोज पूछती हूँ, लेकिन बस मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कॉल। अल्लाह ताला आपको सेहत देगा आपको अल्लाह मियां बहुत इंशाल्लाह। जल्दी सेहत देगा ताकि फिर आप रोज हमें कॉल आपका ध्यान भटाते बताए हलीमा, और मैं कहाँ अच्छे लगेंगे? किस ड्रामे में, किस मूवी में, किस शो पे? शो पे। आप तो यहाँ बहुत अच्छा लगे, बस आप कहीं फिर आप हमें वो कहीं देंगे, आ जाएंगे। आवाज आई है? दोबारा कहें, आपकी आवाज कट गई है। आवाज कट रही है। तो मैं ये कह रही हूँ, आप कहीं ना जाना। आई विश आई कुड, अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं पे भी होंगे, आप तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि लेकिन मैं भी मुझे कुछ लग रहा है फहम कि थोड़े से। वो मुझे लग रहा है कि वो पहले कह रही थी कि आप यहाँ पे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं पे भी होंगे तो आप इतने अच्छे ही लगेंगे। फारूक साहब, आपसे भी ब्रेक से जाने से पहले पूछते हैं, आप मॉर्निंग शो से देखते होंगे? बिल्कुल नहीं देखते। बहुत कम। आप अमेरिका की मूवीज देखते हैं? हाँ, ज़ाहिर है। तो अमेरिका की किस मूवी में मैं अच्छा लगूंगा? बताएं तो सही, आपसे भी थोड़ा सा हम देखें, अच्छा, कुछ गप्पी हम भी मारे। यही कह रहे थे कि अब हर मूवी में अच्छे लगेंगे ताकि नहीं, कोई एक मूवी बताए ना, एक मूवी बताए किस में अच्छे लगेगा। मैं और उन्होंने हलीमा। जान छुड़वा लिए जल्दी से, हर मूवी में अच्छे नहीं, लगेंगे। आपसे अब हम अब पूछ के ब्रेक लेंगे। अब आप बताएं किस मूवी में मैं और हलीमा अच्छे लगेंगे? नहीं इतना नहीं तो उसने क्या कहा? कह रहे वुल्फ मैन में मैं अच्छा लगूंगा, यानी मेरे को भेड़िया लगता हूँ मैं। आप फिक्स करके आता हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले हम थोड़ी सी, क्योंकि हर घर में, हर ड्राइंग रूम में सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो आने लगे हैं इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को। तो मैं आपको एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं। तकरीबन 12-13 करोड़ जो है पाकिस्तान के वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और उसमें इस बार जो नए वोटर्स हैं उनका बड़ा जल रहा है, तादाद काफी ज्यादा है 2 करोड़ 10 लाख तकरीबन। तो यानी कि वो बड़े एक्साइटेड है पहली बार वोट देने के लिए। माय सिस्टर इज वन ऑफ दोस। पिछली दफा भी काफी जगहों पे ये हुआ था कि गेम चेंजर साबित हुए थे वो नए वोटर्स जिन्होंने पहली दफा वोट दिया हलीमा, था। आपके घर में कोई है नया वोटर? मेरी बहन पहली बार मेरे ख्याल से मोहम्मद नया ही वोटर होगा। नहीं, आई डोंट। क्या हो गया? 18 साल का हुआ है अभी वो? नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे घर मेरी बहन अभी हुई है 18 की, तो उसका स्मार्ट कार्ड चेंज होके वो अभी बिकम्स एन आईडी कार्ड। तो बड़ी एक्साइटेड है इंशाल्लाह ताला। आई होप कि इलेक्शन पिछली दफा भी सबने वोट दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग बैक टू यू, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर गजा के हवाले से हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपनी इनपुट दे। ये कोई वाहिद ऐसा सवाल है जो शायद आप किसी से भी कहेंगे जो इस्तात रखता है कि अगर आप गजा के लिए कुछ मदद करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता कोई भी मुसलमान दिल जो उसके लिए मदद ना करता हो। तो सर क्या क्या वहाँ पर आप मदद कर रहे हैं, किस किस तरह से? क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो इमरजेंसी रिलीफ भी है, वो वाटर भी है, वो एजुकेशन भी है, वो कंस्ट्रक्शंस भी है, वो फूड जो स्कैर्सिटी है उसको भी खत्म करने वाला भी है। तो आप लोग वहाँ पे किस किस डोमेन में मदद कर रहे हैं गजा में? ज़कात फाउंडेशन जो है वो गजा में 2006 से मौजूद है। जब से मुहासरा शुरू हुआ है तो वहाँ पे ख़ास तौर पे एजुकेशन में और हेल्थ, दो हमारी ऐसी फील्ड्स थी जहाँ पे हमने ज़्यादा काम किया मुस्तकिल तौर पे। हेल्थ केयर में हमने कैंसर ज़्यादा बच्चे जो वहाँ के थे उनको मुंतखब किया, उनकी के लिए वहाँ पे एक हॉस्पिटल को हमने फ़ंड किया। उसके अलावा बाहर के ममालिक ख़ास तौर पे जॉर्डन में, और वहाँ पे भी कैंसर की फैसिलिटीज़ में उनको ले गए, उनका इलाज करने की कोशिश की जितना एक हो सकता था। उसके साथ साथ जो है वहाँ पे स्कूल्स का एक बड़ा अच्छा निज़ाम था उससे पहले, गज़ा के मुहासरे से पहले। उसको बरकरार रखने के लिए हमने फ़ंडिंग की वहाँ पे, ताकि फ़लस्तीनी के बच्चे और वहाँ जो वो हैं उस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहीं पीछे ना रह जाएं। तो यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है UNRWA, उसके भी स्कूल्स हैं। उसके अलावा कुछ और 2 और इदारे हैं। तो उन लोगों को भी ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने, हमें वहाँ पे ये अज हासिल रहा क्योंकि तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात कभी ख़त्म नहीं हुए, सफ़ारती ताल्लुकात। तो ज़कात फाउंडेशन का जो कि बैकग्राउंड तुर्किया का है, तो उस लिहाज से हमें थोड़ा सा फ़ायदा ये होता रहा अब तक। अच्छा। अभी ये जब क्राइसिस शुरू हुआ तो उसमें भी ज़कात फाउंडेशन ने अपना कभी कोई काम बंद नहीं किया। हमने जैसे भी हालात थे उसमें कई हमारे वर्कर्स शहीद हुए हैं, कई फैमिलीज उसमें गई हैं, अल्लाह ताला उनको के दर्जात बुलंद करे। इसमें उसके बावजूद भी लोग रेजिलिएंट हैं वहाँ पे बहुत सर ज़्यादा। मैंने इतनी हिम्मत कभी ज़िंदगी में किसी कौम में नहीं देखी जो मैंने फ़लस्तीनियों में देखी है। और इतने, मैं आपको एक परसेंटेज, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मुझे जहन से नंबर निकल के, कितने लोग मुसलमान हुए हैं फ़लस्तीनियों का जज्बा देखकर। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिसालें दिया करते थे वो आज हमें फ़लस्तीन में नज़र आती है। हम कॉलर भी लेते। फिर एक सवाल है जो मेरे दिमाग में ना बड़ा तंग कर रहा है मुझे, वो मैंने आपसे ज़रूर पूछता है। जब आपके मुझे था कि आपका जिक्र था कि आप आएंगे, तो मैंने कहा मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। तजस्सुस है। कॉलर लेते हैं हम, हमारे साथ इलियास साहब हैं पेशावर से। इलियास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ पेशावर से। और हलीमा और हमायून को स्पेशल मेजर से दुआएं सलाम। बहुत शुक्रिया हलीमा साहब, आपकी जो है यू आर अ ट्रू कॉपी ऑफ माय डॉटर। मेरी बेटी है डॉक्टर इलियास, माशाल्लाह, उसमें MBBS की है नम से, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। नाम क्या उनका? तो वो जो है शी इज मैरिड, ही इज 100%। सर मैं सुबह मिसर कहता हूँ कि मैंने प्रोग्राम ऑन करते हैं सिर्फ जो है अपनी बेटी की शक्ल में। थैंक यू सो मच। नाम क्या आपकी बेटी का? हमाइन जी कुली माशाल्लाह, वेरी हैंडसम एंड वेरी सोबर। सर बहुत अच्छा, मेरा सवाल है जो आपका गेस्ट है, पहले मैं उसको सलाम कर लेता हूँ। दूसरी बात है कि जो ज़कात जो है ना, ये मुसलमान पे तो वैसे फर्ज है। बिल्कुल, हमारे 5 फराइज है। 5 फराइज में जो अफोर्ड कर सकता है ज़कात उसमें फर्ज है। 2.5% है, 2.5% आपने निकालना है जी। अब जहाँ डॉक्टर साहब ये जो आपके गेस्ट है कहते हैं कि ज़कात से हमने मस्जिद बनाई है फलाना, मेरा ख्याल ज़कात से मस्जिद बनाना अल्लाह का घर जो है एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न, मेरे ख्याल में उसमें आई डोंट नो
पर उसकी अपनी थिंकिंग है। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ इस पे ये कहता हूँ कि जो मुस्तहिक है, जो हमने सुना है, जितने हमारे मतलब दीनी तालीम है कि आपके फैमिली में आपके कोई कजन हो, सर बहुत खूबसूरत बात की आपने, विडो हो, कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट हो, तो उसकी हेल्थ जो है पहले अपने मोहल्ले में देखे, प्रायोरिटी पे वो होती है। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक बात कर उसके बाद अगर आपके पास पैसा है बेशक आप दाएं बाएं दे सकते हैं। बहुत साहब इतनी प्यारी बात आपने की है। और आप जो है ना, मैं रियली आपके, अगर मेरी बेटी है ना, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 30 ईयर इन पिंडी, मेरे सारे जो है ना वो लाइफ भी और मेरी नौकरी भी जो है ना वो पिंडी की है। जी। और बेटी मेरी पढ़ी लिखी है नम से, माशाल्लाह से, माशाल्लाह। तो वहाँ से MBBS की है, वहाँ से अभी उसकी शादी हुई है और मेरा है भतीजा, वो शी इज लिविंग इन जर्मनी। तो बिल्कुल 100% बस अब अगर अब आप पिंडी आए ना, आप पिंडी वापस है, पिंडी में ही होती है अलीमा भी। और मैं बिल्कुल जरूर आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह, आप मेरे से मिलने के लिए जरूर है। बहुत दुआ के साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारे के लिए भी बहुत शुक्रिया, और आपको जिंदगी दे, खुशियां दे, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरूख साहब एक बात की तजस्सुस है मुझे जिस सवाल का, वो ये था कि आपकी टीम में कैरल भी हैं जो कि पॉडकास्टर हैं, हॉलीवुड के बड़े मशहूर, वो भी उसमें मौजूद है, जो कम्युनिकेशन आपकी संभालते हैं। तो उससे मुझे एक सवाल जहन में आया कि क्या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आपको कोई फंडिंग देते हैं, कोई चैरिटी देते हैं, क्या वो भी काउंट हो सकती है? क्योंकि अगर बाइबल पे देखा जाए तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ज़कात का कॉन्सेप्ट है, तो क्या वो भी लगती है, वहाँ से भी आपको मिलती है? जी हाँ, ज़कात फाउंडेशन का एक अच्छा खासा पोर्शन जो है नॉन मुस्लिम्स की फंडिंग से आता है, और एक बहुत बड़ा पोर्शन हम नॉन मुस्लिम्स पे ख़र्च भी करते हैं। जहाँ पे भी कोई ऐसी ज़रूरत हो जो हम फील करें कि इस वक्त यहाँ पे डिज़ास्टर है, या तो उसमें उनको प्रेफरेंस भी देते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे आए 2020 के सैलाब के एड्रेस करने के लिए सिंध के इलाके में, तो वहाँ हमने देखा कि हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पे थी वो सड़क पर मौजूद थी, और मुसलमान भी थे, लेकिन हिंदुओं को टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं था। हर कोई अपने अपने इलाकों के लोगों को वहाँ पे सपोर्ट कर रहा था। तो ज़कात फाउंडेशन ने जो अपने घरों में से जो पहले 50 घर बनाए वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बनाए। वहाँ पे वो कोहली हैं, वहाँ की एक बड़ी मशहूर एक्टिविस्ट भी थी वीरू कोहली, उनका इंतकाल हो गया अभी। तो उनके यहाँ हम गए, उनको घर बना दिए, उनका मंदिर जो उसके उनकी विलेज में था उसकी तामीर कराई, ताकि जो है ये लोग ये ना फील करें कि हम उनके मजहबी मामलात में और उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। तो ये हमारा ये किरदार रहा है, खिलाफत उस्मानिया के दौर से भी ये रहा है कि उन्होंने भी यूरोप में जाके कभी किसी चर्च को, कभी किसी मजहबी और मकाम को जो है ना डिस्ट्रॉय किया, उसकी प्रोटेक्शन की। इवन यहाँ अल-कुद्स में जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने जो गिरजा घर की चाबी जो है वो उसकी उसी मालिक को वापस की कि जो है वो उसका केयर टेकर रहे। तो इस्लाम तो इस किस्म का तालीम देता है ताकि जो है ये लोग मिलजुल के रहें और उसमें कोई ऐसा तफरका दीन की वजह से न पैदा हो जाए कि लोग अमन व अमान का मसला बन जाए। अच्छा, हम लोग एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद एक सवाल भी करेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड। हमारे साथ याहिया है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो ज़रा सीरियस टॉपिक है। जी। बात यह है कि मैं कहता हूँ कि ज़कात ऐसी चीज़ है, अगर हम प्रॉपर तरीके से देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे में कोई गरीब नजर नहीं आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलीमा, कि हमारे जिन लोगों की जितनी इस्तात होती है, जो उनके ऊपर वाकई बनता है, जो भी परसेंटेज बनता है वो पूरी देते नहीं है। और अगर देते भी हैं याहिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर देते भी हैं तो हमने अब ये फ़र्ज समझ लिया है कि हमने सिर्फ 1 महीने में ज़कात देनी है, बाकी 11 महीने में किसी गरीब का बच्चा बेशक बेरोजगार बैठा रहे, वो मरने वाला हो, उसका इलाज ना हो सके, हम ज़कात सिर्फ रमज़ान के महीने में देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है। जाहिर बात है आप उसको आप अपना अमाउंट तय करके आप दे सकते हैं किसी वक्त भी, ये भी है। लेकिन क्योंकि एक मेरा सवाल ध्यान में अभी इन्होंने कहा कि जैसे आप कह रही हैं कि जैसे मस्जिद में नहीं ज़कात के पैसे दे सकते, तो आप हम किसी गैर मुस्लिम को ज़कात के पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये भी एक क्वेश्चन है मेरा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि आप मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं कि ज़कात की जो कलेक्शन है वो आप कहाँ से ज़्यादा आपको नजर आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़कात देते हैं?
एक तो ये, दूसरी बात मैं सबसे ये कहूंगा, देखें बात ये कि हम ये ज़कात है तो आपका एक बुनियादी रुकन भी है ना, ठीक है, जी जी। लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ ज़कात की हद तक तो नहीं महदूद रह सकते। अल्लाह ताला ने जिनको इस्तेदाद दी, जैसे आजकल हनीमा जो इकोनॉमिकल पोजीशन लोगों की खराब हो रही है ना, यानी कराची में आपने एक वाकया देखा होगा जिसमें एक तंगदस्ती तंग आके उसकी माशी हालत खराब हो गई, 2 बच्चों को और बिल्कुल बिल्कुल उसको मैं सही नहीं कहूंगा अमल को, लेकिन आदमी इस नहज पे पहुंच जाता है। बिल्कुल, मजबूरियां आपको वहां ले जाती हैं। हाँ जी, एक साहब ने अभी एक बात की, बड़ी प्यारी बात की, तो देखिए अगर मेरे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा ना, तो और मैं दुनिया की फिक्र कर रहा हूँ, तो फिर और मेरे घर में मेरी बहन भाई भूखे सो रहे हैं या मेरे भाई कोई ट्रबल में, उसको मैं नहीं पूछा, तो फिर ऐसी नेकी का क्या फायदा। बहुत जबरदस्त बात की है या आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दें कि आप जो है, अच्छा हम एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर सवालों की तरफ आते हैं। सानिया है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। कैसे हैं आप? हुमायूं भाई, हलीमा आप ही माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। Thank you। बहुत शुक्रिया सानिया जी। और हुमायूं भाई तो माशाल्लाह, मैं तो प्रोग्राम ही इनकी वजह से। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो हुमायूं भाई, मैंने ये कहना था कि परसों ना मैंने कॉल की थी जब आप लोगों ने ना डॉक्टर आसिफ तौसीफ को बुलाया हुआ था। ओह यस, आई रिमेम्बर। तो वो मेरे दिमाग में रेशा का मसला था ना, बलगम का, तो जी जी जी, वो ना तो प्रोग्राम में मेरी कॉल रिकॉर्ड हुई है और ना ही वो डॉक्टर ने जो सोल्यूशन बताया था वो वाली नहीं, उन्होंने, आई रिमेम्बर, उन्होंने बताया था कि आप स्टीम लो, गर्म पानी पियो, ये सारे उन्होंने चीजें बताई थी। हाँ हाँ, आपसे शायद मिस हो गया होगा सानिया। आप यूट्यूब पे निकाल के देखो। कुछ कह रहे हो आप? मैंने यूट्यूब पे निकाल के देखा है ना, तो उसमें कॉल रिकॉर्ड और वो अच्छा, लाइव में जो है वो पूरे 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो पूरा शो चलता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो आपका यूट्यूब पे है ना वो थोड़ा सा कट होता है, तो हो सकता है खुदा ना खास्ता कहीं वो कट हो गई हो, लेकिन आपसे ये वादा है कि इंशाल्लाह ताला दोबारा डॉक्टर आएंगे तो आपने दोबारा कॉल करनी है। अगर हमारे हुआ ना कि मेरा कांटेक्ट हुआ तो मैं उनसे दोबारा पूछकर आपको कल बता भी दूंगा इफ आई कैन। मैं तो इतनी खुश थी, मैंने पहली दफा किसी प्रोग्राम कॉल की थी और मैंने आपने दोबारा करनी इंशाल्लाह ताला। हमारे पास इस वीक दोबारा डॉक्टर आएंगे तो आपने दोबारा पूछना है। मैंने तो वो प्रोग्राम 2 दफा रिपीट करके देखा यूट्यूब पे, तो ना मेरी कॉल रिकॉर्ड हुई है, और चलो मैंने कहा चलो कॉल नहीं रिकॉर्ड हुई, चलो वो मेरा नहीं कॉल तो अगर आपने सुननी है ना तो आप आज वाला शो देख लेना, हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी कॉल ना वो जरूर उसमें शामिल हो, पर आपका वो मसला भी हल करे। अल्लाह ताला को सेहत दे। हाँ जी, आपका आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सानिया। हम किस जगह पे ज्यादा अच्छा लगते अगर कहीं और होते तो? कहाँ अच्छा? हाँ जी, हम किसी ड्रामे में, किसी मूवी में अच्छे लगते, किसी और जगह पे होते, किसी और मॉर्निंग शो पे अच्छे लगते? नहीं, आप इधर ही अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे हैं। इधर ही रहते, कह रहे कहीं ना। थैंक यू सो मच सानिया फॉर कॉलिंग। बहुत साहब वाला जवाब दिया जो फारूक साहब ने भी ना बीच में से निकाल दिया था ना, कहीं पे भी आप अच्छे। नॉन मुस्लिम्स वाला जो सवाल था कि क्या उनको दी जा सकती है, मेरे ख्याल से तो इस्लाम से भी साबित है। नहीं, हमारे यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद है कि ज़कात ख़ास तौर पे जो 2.5% लोग निकालते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ, वो जो है सिर्फ मुसलमानों को हम देते हैं। अच्छा। ज़कात फाउंडेशन इस बात का ख्याल करती है। अच्छा, ठीक है। और अगला उन्होंने सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा आपको तो ये पता होगा किस कंट्री से, नहीं, हमारी कलेक्शन तो 99% जो है वो अमेरिका से होती है। अच्छा, हम किसी और मुल्क से जो है उतनी ज़कात नहीं लेते। नहीं, हम वसूली नहीं करना चाहते वहाँ से, सिर्फ अमेरिका से करते हैं, क्योंकि हमारी खास वजह से क्योंकि हमारी चैरिटी जो है वो US बेस्ड है, रजिस्टर्ड अब वहाँ पे है। ठीक है। तो अब पाकिस्तान में हम जब भी ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी हो जाते हैं, लीगल इश्यूज भी होते हैं। अच्छा। जैसे अभी पाकिस्तान में हम आते हैं, हमने अपना ऑफिस खोला है यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो यहाँ सारे काम, तो कुछ लोग यहाँ देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनसे हम नहीं लेंगे डोनेशन, हम यहाँ पे नहीं वसूल कर सकते पाकिस्तान में। आपकी वेबसाइट पे भी वो नहीं कर सकते ऑनलाइन अप्लाई के हम देना चाहते हैं? अगर कोई वर्ल्ड वाइड इस तरह से करना चाहता है, खासतौर लोग करते हैं कुछ मिडिल ईस्ट से, कुछ मुख्तलिफ जगहों से, तो वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके करते हैं। ठीक है, वो उसको हम मिनिमाइज ही रखते हैं, हम सोलिसिट हैवी अमाउंट नहीं हो सकता। हाँ, हम सोलिसिट नहीं करते किसी से। अगर कोई अपने तौर पे इस्तेमाल करके वो देता भी है डोनेशन,
तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको अलग से ट्रांसपेरेंटली दिखाया जाए कि जी हमें फारूक साहब, पाकिस्तान की अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पर्सनल प्रोड्यूसर भी वाज रियली कंसर्न अबाउट इट। वो कहते हैं कि ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे जैसे आपने फ्लड में बहुत ज़्यादा काम किया 2022 में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, साफ पानी की भी बहुत कमी है। पानी के लिहाज से आप लोग बहुत काम करते हैं, क्योंकि साफ पानी मुहैया होना आगे कुछ सालों में तो ये तो मुझे लगता है स्कार्सिटी उसकी भी हो जाएगी कि साफ पानी नहीं मिलेगा, और बहुत सारे इलाकों में अभी भी है। तो पाकिस्तान में कहीं पे रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा साफ, वहाँ पर कहीं पर आप कोई कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे थर के इलाके में, सिंध में भी, चोलिस्तान में भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। 2005 से ज़कात फाउंडेशन ने यहाँ पे काम करना शुरू किया पाकिस्तान में। उसमें पहला मेजर प्रोजेक्ट तो अर्थक्वेक था कश्मीर का, और उसके बाद से फिर जो है जब भी कोई सैलाब है या पानी के प्रोजेक्ट्स है या मस्जिदें, या जो आपने उसमें हमारी वेबसाइट पे भी देखा होगा, तो पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है और उस पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी करवाएं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जिसमें पानी का मसले पे मज़ीद रिसर्च लोग आके पेश करें कि अफ्रीका के इलाके में भी और वहाँ पे भी पानी का मसला लोग हल कर रहे हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस हैं ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स बैठकर, हाँ, जो यहाँ पे भी लोगों को बता सकते हैं, यहाँ के नॉन प्रॉफिट इदारों को भी और पाकिस्तान के कौमी इदारों को भी बता सकते हैं कि अगर थोड़ी सी रिसोर्सेज से ये काम कर लिया जाए तो पानी का मसला बेहतर अंदाज से एड्रेस हो सकता है। तो यहाँ बहुत सा पानी ज़ाया भी कर रहे हैं। फारूक साहब, एक बात आपकी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, अब सवाल तो और मेरे पास मजीद और भी है, लेकिन हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे आपके साथ सेगमेंट। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ, जो मैं ऑन एयर कन्फेस करना चाहूँ, कि आप अमेरिका से हैं। अक्सर हम लोग जब भी लोग आते हैं तो वो आपकी वो छलक से आपको पता चल जाता है कि बंदा अमेरिका से आया या लंदन से आया है। आपकी जो सादा तबीयत है, हाँ। आपकी जो सादा लिबास है, हम क्योंकि हम साउथ एशिया में ये मसला है कि हम किसी की अपीयरेंस देखते हैं तो हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं कि ओ इस बंदे को क्या कुछ आता होगा, इसको क्या। लेकिन आज आपने बातें करके वो जजमेंट, वो सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म की हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आप PhD 1991 के हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं जिसमें शायद यकीनन आपको अल्लाह ताला को आपकी वो तो वही जानता है अदा पसंद होगी, लेकिन आप जितना सादा तबीयत है और सादा लिबास है, अल्लाह ताला हमें भी ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आई जस्ट गॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू कि माशाल्लाह आप लोगों का आपने मौका दिया है कि ये पैगाम पहुंचा लोगों तक, और आइंदा भी कोशिश करते रहें कि इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा मॉर्निंग शो में शामिल रखें। सर इंशाल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आपने, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। अपना ख्याल रखें। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान, कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, हमारे ना यहाँ पे खाना बहुत बेहतरीन बनता है। तो अभी जब मैं बाहर गया तो बहुत मजेदार सी, बाहर क्या मैं कहती हूँ, स्टूडियो में ऐसी खुशबू आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। अच्छा, इतने मजे की ना, वो बताता हूँ, जब टमाटर और प्याज वो पेस्ट्री बनाते होते उसकी स्मेल आ रही है। अभी हो ठंडा ठंडा पराठा, कभी खाया? मतलब सुबह का पराठा हो 2-3 घंटे हो गए और उसके साथ वो आपको उसका जो मसाला है ना वो दे। और यार कभी कभी ऐसा होता है कि सालन में ना बोटियां होती हैं, लेकिन जो मसाला होता है ना वो सब ग्रेवी निकाल के खा लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। तो मैं वो अलग से भी कभी कभी बना लेती हूँ, तो बड़ा मजे का लगता है मुझे। अच्छा जी, हम खाने पीने की बातें करते रहेंगे, लेकिन खाना पीना जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है वो आपका मुंह है और आपके दांत है। तो दांतों के हवाले से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है हमने अवेयरनेस फैलाई है इस हवाले से कि अपने दांतों की हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि ये टूथब्रश आपके हाथ पे हम पकड़ाएं और खुद दांत साफ करें, उसके ऊपर टूथपेस्ट भी हम लगाएं और फिर आपके साफ भी करना शुरू कर दें।
मांझना तो बस यही चीज़ रह गई। और मुझे लगता है हमने हर तरह के आप लोगों को बताया है कि किस तरह से करना है, तरीक़ेकार क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को वेल इक्विप करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी हम मसवाक करते हैं, हम टूथब्रश नहीं करते। मसवाक आप अपनी जगह बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन मुझे लगता है टूथब्रश भी करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ जगह आपके दांतों की ऐसी होती है, कुछ लोगों के बहुत आड़े तिरछे से दांत होते हैं। बहुत जगहों नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ लोगों के जिनके आड़े तिरछे दांत होते हैं ना, उनको कभी कभी जरूरत पड़ती है कि वो अच्छी तरह से ब्रशिंग करें, क्योंकि मसवाक वहां तक नहीं पहुंच पाता। मसवाक मेरे ख्याल में हर जगह पहुंच जाता है। आपके दांत अच्छे शेप में, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी मसवाक की। ठीक है, मैं तो मसवाक करता हूँ, मसवाक हाँ, मतलब अगर आप करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको अगर आप के आड़े तिरछे हैं तो फिर आपको ब्रश करने की भी जरूरत है। मुझे पता है हुमायूं ने कभी जिंदगी में मुझे सही तरह से इंट्रो कराने नहीं देना, बीच में इंटरप्ट किए बगैर। तो मसवाक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टूथब्रश कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के लिए डिफरेंट टूथपेस्ट होता है, हम लोग बड़ों वाला ही उनको देना शुरू कर देते हैं, जो उनके दांतों के लिए ठीक नहीं होता। जो मिल्क टीथ होते हैं वो जब आपको हो तब आपने किस तरह से ब्रश करना है, उसके बाद जब आपके असली दांत निकल आते हैं तब किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी होंगी जो आप लोग कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, तो उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। अगर आप इन पर्सन जाके दिखाना चाहते हैं तो हार्ले स्ट्रीट में इनका क्लिनिक है पिंडी में। आप सबको पता है हार्ले स्ट्रीट बहुत मशहूर जगह है, किसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो आप लोग वहाँ जाके इनको दिखा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुबह खैर। आप कितने बजे उठते हैं डॉक्टर साहब? मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। और आप सोते कितने बजे? रात को 11 बजे। डॉक्टर साहब आप इस बात पे इतना क्यों हंस रहे हैं? आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि आपके दांत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हमारे पास अभी तक जितने मेरे इस एक्सपीरियंस में तजुर्बा है जो 9-10 महीने का, उसमें जितने भी डेंटिस्ट आए हैं वो तकरीबन सब पठान थे। ये क्या अच्छा। खास वजह है ना? जितने भी आए काफी ज्यादा ऑल पठान माशाल्लाह। पठानों में सबसे ज़्यादा लोग जाते ही या तो मेडिसिन में है या फिर मतलब MBBS या BDS की तरफ ही जाते हैं ज़्यादा लोग। अच्छा, पेरिडोंटिस्ट भी है? पेरिडोंटिस्ट जी, जो वो होते हैं जो गम्स के साथ डील करता है, बोन ग्राफ्टिंग या गम डिजीज के साथ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है रूट कनाल। ठीक है, मैंने शुरू वहाँ से करना है, क्योंकि हर किसी को रूट कनाल कर कहते हैं यार ये वाली दाढ़ जो है ये मेरे निकलवा लूँ ना निकलवाऊँ। ये सवाल का जवाब कौन देगा? क्योंकि देखिए डॉक्टर के पास ही जाते हैं, आप अपने बहन भाई से पूछोते क्या कह रही है, कटी छोड़ा दाढ़ ये निकलवा दूँ ना निकल। अब उसको क्या पता बेचारी बहन को कि निकलवाएं कि निकल, कहती निकलवा दे, मेरे ख्याल है बाजी निकलवा दे, सुगरा ने भी निकलवा दी थी, वो कहेगा जी अफराज ने भी निकलवा दी, वो मिसालें दे कहते निकलवा दे। तो क्या रूट कनाल कराने का या दाढ़ निकलवाने का ये कोई लॉजिक है इसके पीछे कि किस किस को निकलवानी चाहिए, किसको नहीं निकलवानी चाहिए? असल में ये डिसीजन होता है आपके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। मतलब कोई भी किसी भी डेंटिस्ट के पास आप जाते हो तो वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें वो क्लिनिकली उसको देखता है क्या कोई इतना स्ट्रक्चर है कि हम उसमें रूट कनाल कर सकें। ज़्यादातर पेशेंट्स तभी आते हैं जब दांत होता ही कुछ नहीं है, नीचे रूट्स होता है ऊपर क्राउन ही नहीं होता, तो उसमें बंदा क्या रूट कनाल करेगा? जब तक वो आपकी रूह कब्ज के करीब ना पहुंचे ना कि इतना दर्द हो कि आपकी रूह कब्ज होना शुरू हो जाए। पाकिस्तानियों में है कि वो नहीं जाते डेंटिस्ट के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसकी रीजन क्या है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि डेंटिस्ट के जाने से पहले आप हर वो चीज करना चाहते हो कि मुझे डेंटिस्ट के ना जाना पड़े। क्या बहुत ज्यादा पैसे मांग लेते हैं डेंटिस्ट, या जो प्रोसीजर्स बताते हैं कि आप एक्सेप्टेड नहीं है ना? हम कल्चरली हम लॉन्ग रख लेंगे, हम सुबह दोपहर शाम ब्रश करना शुरू कर देंगे। फिर कुछ टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर लिखा होता है कि लगा के 2 मिनट तक रखें और उसके बाद ब्रश करें, तो हम वो भी करके देखेंगे। लेकिन डेंटिस्ट के नहीं जाएंगे। भी ऐसे होते हैं, आप बिलीव करें, वो आप कभी ये नहीं कहेंगे डेंटिस्ट के पास जाओ, कहते हैं मैं काम करो ये रख लो, वो कर लो, ये कर लो, उससे कहो डेंटिस्ट के पास जाए, व्हाई नॉट? घरेलू टोटके जो होते हैं। अच्छा, इस तरह होता है ज़्यादातर पेशेंट जो हमने ओवरऑल देखा है वो ये तक लोगों को फोबिया होता है, डेंटल फोबिया। तो डेंटल फोबिया की वजह से लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं, मतलब कि एनेस्थीसिया लगेगा, इंजेक्शन होगा, ये होगा, जो कि अल्टरनेटिव हमारे पास बड़े ऑप्शंस होते हैं। हम कुछ जेल्स आते हैं जिससे अब नम हो जाता है, या कोई स्प्रेज होते हैं जिसका करने से हम नम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर एनेस्थीसिया लगाते भी तो उससे पेन नहीं होता, मतलब आपका पेन काफ़ी कम हो जाता है। जो ओवरऑल अगर हम अपना एक्सपीरियंस बता दें पेशेंट्स को भी, अगर कोई फॉरेनर पेशेंट हमारे पास आता है उनको ओरल हाइजीन का इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि उनके 60 ईयर में भी दांत अच्छे खासे सेट रहते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली एज कर चुके होते हैं, यंग एज में भी मतलब वो दे डोंट गो टू डेंटिस्ट, वो जाते नहीं है।
तो जिससे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके अच्छा होते हैं। डॉक्टर साहब, एक लोगों का मसला होता है कि उनके जो पीछे वाले दांत होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है? सही तरह से ब्रश अंदर तक नहीं पहुंचाते, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं बस। देखें, एक टॉपिक है ओरल हाइजीन, ठीक है। ब्रशिंग सिर्फ ओरल हाइजीन नहीं कि आप ब्रश करोगे आपके सारे दांत, इसमें आपके डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जिस तरह अगर आपने टूथपेस्ट टूथब्रश यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टडीज़ ये कहती है कि 70% आपको बेनिफिट ब्रशेस से होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जिस तरह मसवाक की बात हमने की, मसवाक आप 5 टाइम्स करो, सुन्नत है। लेकिन अगर आप मसवाक सिर्फ कर रहे हैं, जो कि उन पेशेंट जो सिर्फ मसवाक करते हैं, उसमें हमने एक इशू ये देखा हुआ है कि जो दांतों के बीच वाले एरिया होता है ना, मतलब बाहर फ्रंट और बैक से नहीं, 2 दांतों के बीच जो एरिया होता है उसको हम इंटरप्रॉक्सिमल एरिया बोलते हैं, वो एरिया उनसे साफ़ नहीं होता और अनफॉर्चुनेटली ब्रश से भी वो साफ़ नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जो आपका 70% है वो ब्रश ने कर लिया, 20 to 30% जो आपका होता है वो आपका फ्लॉस से होता है, जो कि लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। पड़ जाएगी अब तो फिर इसके बाद नहीं, लेकिन लोग फ्लॉस तो यूज कर ही नहीं रहे ना, पता नहीं क्या क्या टूथपिक यूज कर रहे हैं, माचिस की तीलियां यूज कर रहे हैं, फ्लॉस नहीं यूज कर रहे। माचिस की तीलियां फ्लॉस यूज नहीं कर रहे लोग, माचिस की तीलियां, छुरियां, कांटे सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फ्लॉस नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लोगों में मुझे बड़ा मसला लगता है, सारे पूछते ना सवाल, कोई सवाल छोड़ना, ठीक है? घर जाते सारे पूछते। लोगों के दांत जो है ना बहुत आड़े तिरछे होते हैं, उसकी एक तो आपने रीज़न बतानी है, आड़े तिरछे दांत क्यों होते हैं? मेरे तो नहीं है, हुमायूं के तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत है। अपने बारे में बात करें, मेरे बारे में बात के मेरे हैं। कहाँ है? साइड पे मेरे हैं छोटे टेढ़े दांत। नहीं, मेरे बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, मेरे ना कहा मेरे हैं टेढ़े तो ऐसे। क्यों होते हैं आड़े तिरछे दांत? क्योंकि मुझे तो मामा बचपन में कहती थी कि जब दांत निकल रहा होता था तो उसके ऊपर जुबान नहीं लगानी, ये आड़े तिरछे दांत निकल आएंगे। और वाकई हम नहीं लगाते थे क्योंकि मेरी मामा तो बहुत सख्त है, तो डर से नहीं लगाते थे, तो सही दांत। इतनी सख्त कि जुबान के अंदर भी कंट्रोल था उनका, लग तो नहीं रहा। अच्छा, दूसरी चीज उनकी ये थी कि जिनके हो जाते हैं वो ब्रेसेस क्यों नहीं लगवा रहे हैं? इतने वो हंस रहे हैं, इतने अजीब लग रहे हैं। आप एक काम करो, दांत के ऊपर मैं दांत कॉलर लेता हूँ, आप वहाँ बैठ जाओ, आप रो, आप पिटो वहाँ जाके। मैं कॉलर लेता, अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है आपके? इतना लंबा सवाल और रोना पिटना, इसका क्या हाल चाल है अनम आपके? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह महीन भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बहुत मसले, माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और कॉम्बिनेशन दोनों का बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। महीन भाई का ज्यादा अच्छा लग रहा था। थैंक यू। माया भाई हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं यार, क्या बात करती हैं आपने। हलीमा, आज आप ज्यादा आपको मैं सही बताऊँ, दिल की बात बताती हूँ कि आज ना आप मैट्रिक की स्टूडेंट लग रही हैं। यार देखो, मैंने एज पीछे कर लिया क्या ना, लग रही हो? मैट्रिक की स्टूडेंट लग रही हूँ। अरे क्यों, कितने मजे की वो बनाया है यार एनालिसिस। नहीं सच में, वाकई में मैं सही बता रही हूँ यार ये इस तरह के बाल जो है ना मेरी वो बहन मैट्रिक की बनाती स्टूडेंट जो है। तकरीबन 24-23 दफा फेल हुई हो, जिसकी कंपार्टे आके 14-15 कंपार्ट कहते थे, कंपार्ट आई है। कंपार्ट आई गई है। 14-15 दफा कर लो यार, 24-25 कैसे? खुदा का वास्ता, इतनी बड़ी अगर मैट्रिक में हो ना तो टीचर को बाहर निकाल देना। हाँ अनम बताओ, अनम मेरी करो ना, तारीफें करो मेरी कि मैं छोटी लग रही हूँ। नहीं आप लगती हैं, वाकई में लगती हैं। आज तो मैं आपको देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि वाकई आज आप माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, ज्यादा प्यारी लग रही हैं। अनम जी बताएं, हम कहाँ अच्छे लगते हैं? किस ड्रामे में, किस फिल्म में? मैं तो यही कहूंगी कि हमारे भाई आप तो इसी शो में ही अच्छे लगते हैं ज्यादा। इसी शो में, कहीं और ना जाऊं। इसके अलावा ये चला नहीं है। आप जाएं, लेकिन आपको मैं यही कहूंगी कि आप ज्यादा मॉर्निंग शो अच्छे करते हैं। हाँ, पर किस मॉर्निंग शो पे और किस मॉर्निंग शो पे अच्छा लगता है? लेकिन पता है क्या, कोई बहुत ही ड्राई किस्म का मॉर्निंग शो होगा ना जिसमें सिर्फ सवालों जवाब होंगे, वो उसमें नहीं अच्छे लगेंगे आप। और दूसरा ये कि हलीमा जो है ना वो न्यूज कास्टर चली गए ना किसी भी न्यूज चैनल पे, तो जो खबरें नहीं ना सुनते वो भी सुनने लग जाएंगे। तुम्हारी अम्मा पढ़ती थी ना खबरें। थैंक यू यार, वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है माशाल्लाह हलीमा। और दूसरा ये जो आप माशाल्लाह डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, और ये मैंने इनको फर्स्ट टाइम ये भी बहुत प्यारे, हाँ सही कह रही है। और ना इनकी तरफ जैसे ही कैमरा गया ना तो मैंने ये समझा कि ये वो जो एक्टर असद, हाँ इनकी बॉडी थोड़ी ज्यादा कर दो ना, थोड़ी सी ज्यादा से फिर और ज्यादा कर दो। ये मुझे सेम, मैं एकदम से बड़ी एक्साइटेड होगी। मैंने कहा अच्छा ये तो वही है, आज तो मैं लाजमी कॉल करूंगी, इनसे बात करूंगी। यार हम क्या ही देते आज इस टाइम में, क्या कहते थोड़े कमजोर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो छोटे एज में बच्चों की रूट कनाल वगैरह हो जाती है,
तो उसके बाद भी जब फिर वो प्रॉब्लम रहता है दांतों में, तो वो मैंने अपनी बेटी की निकलवाई है, लेकिन उसके बाद उसकी दाढ़ आई नहीं है अभी तक। तकरीबन इस चीज़ को 2 साल हो रहे हैं। अच्छा, ये सॉरी अब कॉल अब नहीं काटें, मुझे ये बताएं कि उनका एक तो दांत फ्रंट वाले दांत है या बैक का दांत है कोई? नहीं, ये जो इधर सेंटर में होता है ना, दाढ़ जो होती है, मतलब दांतों से थोड़ा पीछे। ठीक है, और बच्चे की एज कितनी है? उसकी अभी 9 ईयर की है, लेकिन जब उसकी रूट कनाल हुई थी ना, उस वक्त वो 4 इयर्स की थी तकरीबन। अच्छा। उन्होंने उसको उन्होंने उसको ना थिएटर में ले जा के ना, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे उसकी वो रूट कनाल और फिलिंग वगैरह की थी 4 दाढ़ों की। अच्छा, उस वक्त ट्रीटमेंट हुआ था। अनम जी, उसकी रूट कनाल 9 साल की उम्र में हुई है? नहीं, वो उसको पोटेमी कहते हैं, परफेक्ट इनको वैसे बता दिया होगा। अच्छा, ठीक है अनम, ठीक है। कुछ और पूछना आपने? नहीं, ठीक है, मैं ठीक है। थैंक यू सो मच अनम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत रैपिड फायर जवाब देने, आपके लिए कॉल्स कर करके लोग पागल हो रहे हैं, हम और भी कॉल्स। अच्छा, इस तरह है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एज, बच्चे की एज कितनी है। लेट सपोज अगर फ्रंट के दांत है तो उनकी एज अलग होती है निकलने की, आप इसके लिए परेशान ना हो। उनका एक एक्सरे करवाएं, जो परमानेंट टूथ है वो कहीं अंदर ही होगा, या तो वो खुद आ जाएगा विद इन अ ईयर और हाफ, या फिर ये उनको डॉक्टर कोई कट लगा के ना वो उसके लिए रास्ता बना देगा। वो इनिशियली होते हैं, आप क्यों अंदर लेकर जा रहे हो? आप थोड़ा सा ऊपर से जुबान बाहर निकाल लो ना। आप जुबान के अंदर नहीं, आप ऐसे निकाल कर करते हो। तो आपको तो आता नहीं। अकरम हमारे साथ। सुबह खैर अकरम, क्या हाल चाल है आपके? यार पागल तो नहीं होगी, क्या हो गया आपको? अस्सलाम वालेकुम अकरम, क्या हाल है आपके? अकरम भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अकरम भाई, फॉर्मूला कॉल कट गया। अच्छा, फॉर्मूला सनिया भावलपुर से। सनिया भावलपुर से, अस्सलाम वालेकुम। आपके भी सवाल रहते हैं कोई? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा, सनिया है भावलपुर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, हम दोनों भी। माशाल्लाह से हलीमा, मुझे आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं पाकिस्तान में, जिसकी लोगों को ज़रूरत है जानने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं रोज़ाना आपका शो देखती हूँ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हलीमा, मुझसे एक और बात करनी थी आपसे कि आपने आज हर टॉपिक के ऊपर बात किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक और टॉपिक के ऊपर भी बात करें जिसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तानी को जानने की। अच्छा, क्या? तो मैंने 1-2 दफ़ा और भी बात की है। ये बेसिकली एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो जिसके बारे में मैं बेसिकली बताना चाहती हूँ आपके शो के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ कि आपके शो के थ्रू मैं लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं पता कि यार ये प्लेटफॉर्म क्या है। और बताएं क्या है प्लेटफॉर्म? बेसिकली ये एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपके शो के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है आजकल ना इसमें। हर कोई इज जस्ट लाइक आप प्रमोट कर रहा है इस चीज को, नाम भी ले ले उस प्लेटफॉर्म का क्या है। मैं तो इतनी देर से तजस्सुस हो गया मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपके शो में आगे बताऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बुलाएं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम इम्तियाज को कहते हैं कि आप अभी फोन बंद ना कीजिएगा, इम्तियाज आपसे बात कर लेते हैं। भाई इनसे राब्ता कर लें। आवाजें ना लगाएं, उसको पता चल कि ऐलान भी जरूर करें। इम्तियाज प्लीज इनसे राब्ता करें। बहुत शुक्रिया जी कॉल सवाल का जवाब दे दें, इसको तो कुछ हो जाएगा। मैंने आड़े तिरछे दांतों का पूछा था ना, लोग क्यों नहीं लगवा रहे ब्रेसेस? क्या डर लगता है ब्रेसेस लगवाने से? नहीं, उसके डिफरेंट रीजन होते हैं, क्योंकि ब्रेसेस एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनके दांत भी एस्थेटिकली अच्छे नहीं लग रहे। तो उसके लिए फिर हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि अलाइनर्स भी होते हैं, इनविजिबल ब्रेसेस, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास होता है। इतने महंगे। एक बार पूछा था मैंने कहा कुछ कमेटियां डालो, तो फिर वो बहुत महंगे हैं यार, आप लोग बहुत महंगे लोग हैं। अच्छा, हम कमिंग बैक टू अकरम भाई। अकरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अगर दांत हिलना शुरू हो जाए तो क्या वो खुद से सही हो जाता है या उसको एक्सट्रैक्ट ही करना लाजमी होता है? कुछ पूछना चाहिए? नहीं, ठीक है, थैंक यू। हिलना है ना, उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 मोबिलिटी, ग्रेड 3, फिर उसको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट इसके हिसाब से होता है। अगर तो आपका दांत मतलब आप ग्रेड 1 उस तरह होता है कि थोड़ा बहुत हिलता है, ग्रेड 3 बहुत ज़्यादा हिलता है, ग्रेड 3 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। हाथ में आ जाता है। हाँ, मतलब वो खुद ही गिर जाएगा और आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करवाओगे। ये डिसीजन लेना होता है। लेट सपोज अगर आपको डेंटिस्ट कहे कि तू एक्सट्रैक्ट कर लो और आप नहीं कर रहे हो, उससे ये लॉस होगा कि आपकी बोन और डैमेज होगी और आपके साथ वाले दांत होते हैं वो भी लॉस हो जाएंगे। तो वो फिर आपको करना चाहिए। लेकिन
अगर आपका थोड़ा बहुत हिल रहा है ग्रेड 1 है तो उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं। अगर तो वो कोई कैलकुलस या कोई बैक्टीरिया है तो उसको हम वहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो हिलना खत्म हो जाता है, या उसको हम स्प्लिंट कर लेते हैं, 7 वाले दांतों के साथ बांध देते हैं, या फिर हमारे पास ग्राफ्टिंग का ऑप्शन होता है, हम बोन ग्राफ्ट कर लेते हैं, या फिर सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग होती है तो वो हम कर सकते होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। फरहाद भाई भी ब्रेक ले जा रहे हैं, कुछ छठा कप है उनको जो पकड़ाया जा रहा है चाय का। हम भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें 1 कप मिलता है, 6 कप पी चुके हैं। ख्याल रखिए अपना, वापस आते हैं हमारे साथ डॉक्टर से। वेलकम जी, वेलकम बैक टू द शो। हमें पता है कि आप लोग कॉल्स करके पूछ रहे हैं, बीच बीच में हम भी सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जोर जोर से ब्रश करते हैं और उसकी वजह से भी उनके दांत डैमेज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा तो वो डैमेज जो है वो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? डिपेंड करता है उसमें। जी डॉक्टर साहब, आप करिए। उसमें वो डिपेंड करता है कि आपके डैमेज जो है ना वो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है या आपका टूथ स्ट्रक्चर डैमेज हुआ हुआ है। अच्छा। अगर तो टूथ स्ट्रक्चर डैमेज है उसमें कैविटी बन जाती है, उसका हम फिलिंग कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है तो वो डैमेज कितना है, अगर तो उसमें हम उसको रिकवर कर सकते हैं, उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। तो उसमें हम ग्राफ्टिंग प्रोसीजर लेते हैं, उसमें हम आपके पैलेट से ग्राफ्ट उठाते हैं और आपके गम्स को उठा के उसके अंदर रख के वापस नीचे ले आते हैं। तो जो आपका पुराने स्टेट होता है ग्राफ्टिंग का गम्स का, वही आ जाता है। अच्छा, रिसेशन कवर कर देता है। असल में जो फोर्सफुल ब्रशिंग से ये लॉस होता है कि आपके गम रिसेस कर जाता है, पीछे चले जाते हैं गम्स, जिसको हम एज बोलते हैं, एज हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम ग्राफ्टिंग प्रोसीजर करते हैं, वापस गम्स को पुरानी हालत में ले आते हैं। ठीक है, हमारे साथ फातिमा है कॉलर। हलीमा की भी मजीद सवालात लेंगे। हलीमा भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आज मैंने ज्यादा सवाल क्या पूछ लिया, इसको कितनी तड़प लग गई है। कैसी है फातिमा? कैसी फातिमा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट बेटा। कौन है? सिर्फ पीछे से पिट्टन डालती है। ये मेरा बेटा है। मैं ना आपका शो डेली देखती हूँ मैं, और आप लोग हाय अल्लाह बेटा वो 1 मिनट मम्मा बात कर लेना। ये क्यूट है, करती रहे आप भी अपनी। क्या नाम है फातिमा? बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद। वो कहते हैं मैंने बात करनी है। मोहम्मद से वो करेगा नहीं करेगा, तुम देख लेना, ये बच्चे करते हैं। बोलो आज। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा, तुम्हें क्या लग रहा है? वालेकुम सलाम। तुम्हारा क्या हाल है? मोहम्मद चुप करो। कैसे मेरा मोहम्मद? ठीक हो? जी बाजी ठीक हो। अभी वो छोटा है, बात नहीं कर सकता, तो वैसे कहते हैं वो बोलने की कितनी कोशिश कर रहा है। पता चलता है चीजों का। क्या हुआ? वो सुन तो सकता है ना? वो कहते हैं कि फोन मुझे दे दे। वो ना मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। करें डॉक्टर साहब से बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और मैंने ये पूछना था कि मेरे दांत है ना वो 2 गायब है, दोनों साइड के ना, एक और जो पीछे वाला लास्ट वाला दांत है ना उसमें वो ब्लैक सा, जिसे हम कहते हैं कि कीड़ा लगा हुआ है। जी। तो मैंने पूछना था कि मुझे क्या करना चाहिए। इन्हें 2 दांत मिसिंग कह दिया। बच्चा संभाल ले। हाँ जी, उसके 2 दांत बिल्कुल निकले हुए हैं और जो लास्ट वाला दांत है ना वो उसमें कीड़ा लगा हुआ है। बस अब और ना दोबारा ये बात करना, बच्चा संभाल ले। मेरी बहन अभी बता देते, आप बता दो जल्दी से। अच्छा, बहुत रो रहा है। मिसिंग दांत जो है ना उसको रिप्लेसमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डेंटल इम्प्लांट होता है। अच्छा, अगर आप उसी के जैसा दांत बना के लगाते हैं। बिल्कुल, जहाँ से रूट निकलता है उस जगह पे एक रूट लग जाता है, उसके ऊपर एक कैप लग जाता है, तो वो उसको हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, 95% उसका सक्सेस रेट होता है। अगर एक पेशेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता डेंटल इम्प्लांट, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है कि हम फिक्स ब्रिज लगाते हैं। मतलब आपके एक दांत मिसिंग है तो एक आपका फ्रंट आगे वाला दांत और एक पीछे से दांत, उसको हम ट्रिम करते हैं और 3 यूनिट ब्रिज बन जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम पार्टी की तरह आप हर जगह ब्रिज बना रहे हैं, वही ब्रिज बना देते थे हर जगह, जहाँ पे दिल होता था ब्रिज बना देते थे। ब्रिज बन गया। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम एक रिमूवल आरपीडी बोलते हैं, रिमूवल दांत जो होता है वो हम बनवाएं और उसको आप लगाएं। उससे तो बड़ी इरिटेशन नहीं होती होगी? होती तो है, लेकिन वो सबसे चीप ऑप्शन, मतलब इकोनॉमिकल ऑप्शन। मतलब अगर वो नहीं इम्प्लांट वाला नहीं कर सकते तो हमारे साथ मुश्ताक भाई है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर मुश्ताक भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हमारे भाई? बिल्कुल ठीक था मुश्ताक भाई, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआएं हैं आपकी, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था। जी कीजिए। जी बोलें।
तो डॉक्टर साहब से पूछना था, जब राइट साइड पे ऊपर वाला जो आखिरी दांत है ना वो मेरा निकला हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो स्किन है ना वो दांतों के नीचे आती है, जख्म बन जाता है कभी कभी, यानी कि थोड़ा सा जख्म रहता ही है। ठीक है, ठीक है। इसका क्या है? आपका नीचे जो आपका लास्ट अब आखिर दांत का मतलब है कि जो अकल की दाढ़ या विजडम दांत वो निकला हुआ है? वो निकला हुआ है। ठीक है, आपने उसका अपोजिट नीचे वाला दांत निकलवाया हुआ है कि नहीं, वो वहीं पे है? वो वहीं पे है। अच्छा, जो ऊपर वाला दांत निकला हुआ है ना उसके साथ वाली जो दाढ़ है ना उसमें बहुत होल है। ठीक है, मैं बताता हूँ। निकलनी वो थी दाढ़, डॉक्टर साहब ने गलती से वो दूसरी निकाल दी है। अच्छा। गलती से निकाल दिया, मुझे कहने लगा यही है। एक्सरे भी करवाया, सब कुछ करवाया, नीम कीम खतरा जान वाली बात हो। आपने ये कि वो जो नीचे थल्ले पे बैठे होते दंदान, उनसे तो नहीं करा दिया? नहीं, वो डॉक्टर ही थे। लेकिन कभी ना क्वैक्स भी होते हैं डॉक्टर्स के रूप में, जो सही डॉक्टर्स नहीं होते, तो वो इस तरह की हरकतें, गलतियां उनसे हो जाती हैं। चले हम पूछते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये पूछना था, अब ये दाढ़ दोबारा लग सकती है? नहीं, अगर आपने विजडम दांत निकलवाया हुआ है ना अकल दाढ़, तो वो लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हम कभी 32 दांत नहीं लगाते, हम 28 दांत लगाते हैं। तो 4 जो विजडम दांत है ना वो हम नहीं लगाते उनको, हर किसी के होते भी नहीं है वो। लेकिन ये जो स्किन का प्रॉब्लम चल रहा है कि स्किन जो दांतों के नीचे आती है, वो मैं बताता हूँ उसका। बहुत शुक्रिया जी। सोबिया की कॉल भी ले लेते जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सोबिया जी। आपने सवाल याद है? याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? हलीमा बाजी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो सोबिया जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पूछें? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, सलामत रहे। और हम भाई डॉक्टर साहब से मेरी बात करवा दें। जी बात जी बोले। ये आप डॉक्टर साहब 3 मिनट की कॉल है। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरा 7 साल का बच्चा है। ठीक है। आयरन का सिरप पीता था, आयरन के सिरप पीने के बाद ना उसके दांत आगे से ना ब्लैक हो गए हैं। ठीक है। मैं ब्रश भी डेली करवाती हूँ, लेकिन वो कलर उसका ना साफ नहीं हो रहा। ठीक है। कलर बहुत खराब हुआ दांतों का। आप काइंडली कुछ बता दें कि वो कुछ क्या मैं करूं कि उसके जो टीथ है ना आगे से ना वो बिल्कुल साफ हो जाएं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिद्रा की कॉल भी लेते हैं, आपको हम सवाल बताएंगे फिर बाद में। सिद्रा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्रा जी, आप लोग? बिल्कुल ठीक। सिद्रा जी आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें सिद्रा, हमसे बात कर लें। जी कर दिया। जी शुक्रिया। जी सिद्रा जी क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब से। हाँ जी। कि जो है मुझे जो है ना दांतों का में ये प्रॉब्लम है कि मेरे ना दांत झड़ने लग गए एकदम से। झड़ने लग गए, टूटने लग गए। आधे दांत ना झड़ रहे हैं थोड़े से। अच्छा नहीं, वो आपके दांत दरमियान से थोड़े से झड़ने यानी कि छोटे होते जा रहे हैं? जी हाँ, छोटे होते जा रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है कि आधे दांत रह रहे हैं। जी कह रहे हैं अभी लास्ट टाइम जो है ना मेरी एक दाढ़ झड़ी है, तो वो गैप हो गया थोड़ा सा। एक दांत हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं? पहले शुरू में ना सामने के सिर्फ नीचे दांत झड़े थे। अच्छा, और अब सारे हो रहे हैं? अब जो है ना दाढ़ झड़ी है। आपको कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक वगैरह तो नहीं ले रही है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स? लेकिन मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया था तो आप कोई फिजी ड्रिंक्स तो नहीं ले रही है? कोई फिजी ड्रिंक्स आप कोई फिजी ड्रिंक्स तो नहीं पी रही हैं? नहीं। अच्छा चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत आप सवालों को जवाब दे दे मेरे ख्याल में। पहले का था कि जी मांस आता है दांत के बीच में, वो एक जगह अगर उन्होंने अपर लास्ट दांत निकलवाया हुआ है, इसको नीचे वाला जो दांत होता है ना वो बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन। ओके। अगर आप एक नीचे का दांत निकलवाते हो तो ऊपर वाला नीचे आता है, अगर ऊपर वाला निकलवा लो तो नीचे के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाके मांस में हिट करता है, गम्स दरमियान में आता है मसखोरा, तो उससे पेन शुरू हो जाता है। ठीक है। उसका ये होता है अगर आपने एक निकलवाया तो आपको दूसरा भी निकलवाना पड़ता है, अपोजिट भी निकलवाना है। अगर विजडम टूथ की बात है, बाकी कोई दांत है तो उसमें पे हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है। अगर आपने ऊपर का दांत निकलवाया तो आपको जल्दी से कोई ना कोई दांत ऊपर वाली अगर दांत निकली हुई तो नीचे वाली भी निकलवा, फिर वो भी अगर वो जाहिर है डॉक्टर उनका एक्सरे करेगा, वो डिसाइड करेगा वो कितनी एक्सट्रूजन हुई है। तो प्रॉब्लली अगर इतना ज़्यादा हुआ है कि वहाँ पे उसको हिट कर रहा है, गम्स डैमेज हो रही है,
तो फिर उसको गाल में चीक में पेन हो रहा है तो फिर उसको निकलवाना पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल था जी, बच्चे के दांत जो हैं वो आयरन के सिरप पीने की वजह से ब्लैक हो ब्लैक हो रहा आयरन स्टेनिंग बोलते हैं, आयरन की वजह से उसको स्टेन हुआ है, तो वो डेंटिस्ट के पास जाएं, वो प्रॉब्लम उनको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्केल होती है, स्केलिंग करके ना उसको वो साफ़ कर देते हैं। आप वैसे टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका सिलिका होता है, तो वो आप यूज़ करें कुछ अरसे के लिए, महीना 1.5 महीना, तो उससे भी साफ़ हो जाएंगे स्टेन्स। एक्सटेंसिव स्टेन हो गए वो दूसरी अभी लास्ट के। हाँ, लास्ट को जो था उसमें ये है कि आप कहीं ये तो नहीं है कि वो नाइट ग्राइंडिंग कर रही हो, नींद में दांत रगड़ते हैं, हाँ, तो उससे आपके ख़राब होते हैं, या ये होगा कोई इंटरनल कैविटीज़ होंगे जो कि उनको नहीं पता होगा, वो स्लोली वो भुर रहे हो दांत, उसके टूट रहे हो, तो उनको नहीं अंदाज़ा हो रहा। अगर तो वो नाइट ग्राइंडिंग कर रही है तो उनके डॉक्टर जो है ना नाइट गार्ड बनवा देता है। एक सॉफ्ट चीज गाइड होती है, वो आप सोने से पहले लगाते हैं तो फिर आपके दांत जो है ना वो नहीं। ठीक है। ताहिरा यास्मीन हमारे साथ कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर ताहिरा जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक ताहिरा जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी, बताएं क्या पूछेंगी? सर मैंने आपसे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना था। जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन था कि मेरी बेटी है 8 साल की, ठीक है, तो जी अगस्त में वो माशाल्लाह 7 साल की हो गई थी आयजा, तो वो असल में उसके दांत टूट गए हैं और निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, जो उसके दांत निकले हैं ना, वो जिस तरह कह लें कि ऊपर कह लें, हम कहते हैं वो ऊपर से प्लेन होते हैं ना, इक्वल होता है, वो चीज नहीं सर, दंदाना सा नहीं होता, कहते 3 सिरे उसके ऊपर से बने होते हैं कोने में ना, मतलब अच्छा बिल्कुल छोटे से कट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, वाले दांत निकल रहे हैं समझ आ गई के बाद। अच्छा, तो वो उसको क्या मैं उसको करवाऊं इक्वल या नहीं? नहीं, आप उसको इक्वल ना करें, वेट करें, ठीक है, वेट करें, क्योंकि अगर आप उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो उससे जो दांत के ऊपर वाला जो लेयर होता है एनामल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, वो डैमेज हो जाता है। अगर आपने उसको काट दिया तो नीचे बड़ा सॉफ्ट लेयर होता है डेंटिन, तो उसमें कीड़े लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको प्रॉब्ली उसमें कोई फिलिंग मटेरियल डालना चाहिए बजाय इसके कि उसको आप ट्रिम कर लें। ठीक है, वो तो खैर डेंटिस्ट डिसाइड कर लेगा उसको एक्सरे करके, लेकिन ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है आप उसको ट्रिम करवा दें। ठीक हो गया, ठीक, बेहतरीन था। और इसका मतलब है कि जो अच्छे डेंटिस्ट होंगे वो आपको कभी रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि आप उसको ऊपर से उतरवा दो ना। तो डॉक्टर साहब ये क्या होता है, लोग खुद से अगर जाके डेंटिस्ट को रिकमेंड करने लग जाएंगे, मुझे बुरा लग रहा है आप इसको खत्म कर दे, तो डेंटिस्ट करते हैं खत्म या नहीं करते? आप एक ऑप्शन तो होता है, लेकिन वो इसको अमीलोप्लास्टी बोलते हैं। आपके पास कोई एक लिमिट होती है, लेकिन बहुत कम होती है, वो ज़्यादातर हम नहीं करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जितना आप एनामल को डैमेज करोगे, आपने अगर रिमूव किया और डैमेज किया तो इसका मतलब आपका डेंटिन एक्सपोज हो गया, तो फिर तो कीड़ा वैसे ही बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल है मैं पूछना चाहूँगा आपसे ब्रेक के बाद, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आप हमें कॉल करते रहिए और बताएं अगर आपके कोई मसाइल है, लेकिन आप हमें वो भी सवाल का जवाब दे सकते हैं जो आपसे सुबह हमने पूछा। देखते रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं और यकीनन शो के बाद भी माजिद भाई भी इनको टकरेंगे, वो भी इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। वो हमारे हर एक डॉक्टर से माजिद भाई के एक सवाल होते हैं, चाहे दांत का मसला चाहे। अब तुम लगा लो आग, लगा लो, तुम्हारे तो बहू हो ना तुम इस घर की। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज मेरे पूछते, जो बच्चे छोटे नहीं लगाती आग, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है और दांत काले हो जाते हैं, लेकिन वो स्वीट से फिर भी नहीं पीछे हटते। तो क्या ज्यादा स्वीट खाने से वो काले जो दांत होते हैं वो होते हैं, या कोई और वजूहात भी होती हैं दांत काले होने की? स्वीट खाने से ये होता है क्योंकि उसमें शुगर होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उससे जो बैक्टीरिया होता है वो उसको ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है, खाने के लिए यूज कर रहा होता है। लेकिन हमारी अम्मियां तो वो दूध में फीडर डाल के जो गुड़चो कर रही होती, चीनी डाल के, हालांकि नहीं डालना चाहिए बच्चों के, चीनी डाल के देती, वो भी तो देनी पड़ती, बच्चे नहीं दूध पीते ऐसे। फिर उस तरह की अगर कोई बच्चा इस तरह ले रहा है फीडर में, तो उसमें फिर ये कि बाद में आप उसको ब्रश करवाया करें, ब्रश करवाएं या ज्यादा पानी दें, तो उससे ये होता है कि बच्चे तो आजकल बड़े होके ब्रश नहीं कर रहे, छोटे तो वैसे ही डालना बहुत है। छोटे बच्चों को भी करवाना चाहिए, बहुत कौन नहीं करता ब्रश? बच्चों को कितने ऐसे में कराना शुरू कर देना चाहिए, जब फर्स्ट टीथ सेकंड टीथ निकले तो करा देना चाहिए। हाँ, उसके अलग से टूथ ब्रश आता है, वो आप फिंगर के ऊपर लगा लेते हैं, उससे ही। अच्छा मैं भी बेबी टूथ ब्रश लेता हूँ, बिकॉज वो ज्यादा सही होता है, छोटा होता है ना, छोटा होता है वो पीछे भी चला जाता है। माशाल्लाह कुछ कंपनीज है ना, उनका मुंह इतना बड़ा होता है कि वो मेरे दांतों पे क्या वो यहीं पे रुक जाता है। वो कहते हैं और
और तो जगह नहीं है पीछे जाने की, मेरा मुंह है भी छोटा सा ना, मासूम सा नन्हा सा मुंह है हमारा। महरीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक महरीन, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरा बेटा है 8 साल का, उसके दांत मतलब गिर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, पीछे ये जबड़े भी गिर रहे हैं जल्दी, और ना मसूड़े उसके ब्लैक हो गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है महरीन, ठीक है, आप जवाब दें। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे लगा थोड़ा और भी सवाल में वो डिटेल बताना डिटेल बताई थी। एनी हाउ मसूड़े ब्लैक होने की डिफरेंट रीजन होती है। ऐसा होता है कि आपके मसूड़े में मेलानिन होता है जो कि आपके गम्स को ब्लैक कलर देता है, तो कम्प्लीटली हो के अगर मसूड़े ब्लैक हो रहे हैं तो वो मेलानिन की वजह से भी हो सकते हैं। और अगर वो दांत डैमेज है तो अगर वहाँ पे कैलकुलस ज़्यादा फंस रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर इन्फ्लेम हो जाता है, ख़राब हो जाता है मसूड़ों का। तो जब आप उसका ये करें किसी डेंटिस्ट के पास ले जाएं तो अगर कैलकुलस होगा तो वो उसको रिमूव कर देगा, कलर वापस सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मेलानिन की वजह से होगा तो वो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो नेचुरल होता है, वो कंप्लीटली होता है। निका हमारे साथ है। निका जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। आप लोग कैसे हैं सारे? बिल्कुल ठीक है निका जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने क्वेश्चन पूछना था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बोलें। सर मेरा बेटा है 6 साल का ना, वो रात को जब वो गहरी नींद में होता है या जब सो जाए तो वो बहुत ज्यादा ना दांतों में वो क्रीचना, जो क्या बोलूं मैं उसको, जी जी वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैंने कहा अगर इसका कोई डेफिशिएंसी है इसको तो मैं कोई सप्लीमेंट दूं तो मुझे प्लीज कुछ एज कितनी है? एज मुझे बताएं प्लीज। उम्र कितनी? 4 इयर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच अनीका। बहुत लेटेस्ट स्टेज में नहीं होता जाके, ये तो बहुत ज्यादा लेट होता है। इन्होंने बहुत आप बेहतर ये है कि आप इसको अगेन मैं कहूँगा डेंटिस्ट के पास ले जाएं, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं वही आपको इसके बारे में बहुत अच्छा वो क्लिनिकली देखेगा, वो रेडियोग्राफ अगर उसको करना है तो कर लेगा, बता देंगे क्या। हाँ, अगर उनको टेस्ट करवाना हो ब्लड टेस्ट वगैरह तो वो भी करके आपको ज्यादा क्लियर कर देगा कि क्या इश्यूज है और उसको हमने कैसे देखना है। ठीक है, इखलाक हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए या वहां से निकल पड़े वो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था, ये मेरे दांतों की बैक साइड पे जो है ये बहुत येलो येलो सारा हो गया हुआ, किसी तरह से भी ये साफ नहीं होता, कोई इसके बारे में बता दीजिए। हाँ दैट्स वेरी अच्छा। इसी का एक अटैच सवाल है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए टूथपेस्ट बने में हम अक्सर वो यूज कर लें ताकि वो जो पिलाहट है वो दूर हो जाए, पर खुदा की कसम वो पिलाहट दूर दूर तक कहीं नहीं जाती। क्यों नहीं पिलाहट आती? उसमें पिलाहट जो है ना वो डिफरेंट रीजन से होता है। अगर आपके कुछ होता है एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होता है, कुछ होता है इंट्रिंसिक स्टेन्स होता है। अगर आपके दांत के बाहर से स्टेन लगे हुए हैं तो अगर आप कोई भी ऐसा टूथपेस्ट यूज कर लें जिसमें सिलिका हो या कोई एंजाइम्स हो तो वो उसको तो बाहर वाले स्टेन्स खत्म कर देगा, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी अगर उसमें हो। लेकिन अगर वो इंट्रिंसिक स्टेन्स होगा तो वो इन चीज़ों से नहीं होगा, उसके लिए आपके पास डेंटिस्ट के पास जाना होगा, या तो स्केलिंग होगी या फिर वो कोई ऐसा इन ऑफिस वाइटनिंग प्रोसीजर करेगा जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बहुत ज़्यादा हो, 35% टू 40% हो, या वो आपको कोई विनियर रिकमेंड करेगा या फिर कोई और ऑप्शन की तरफ लेके लुमिनर्स की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अंबर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सिंध से। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अंबर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंबर जी। हुमायूं भाई कहीं नहीं जाना, अगर किसी ने आपको जो है ना ऑफर कर भी दिए तो इम्तियाज भी सुन ले और हेड ऑफ द प्रोजेक्ट है वो भी सुन ले, आप यही टिके रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। आपकी इतला के लिए एक चीज बता दूं, किसी ने ऑफर नहीं की। नहीं, आप बार बार पूछ रहे हैं मैं कहीं और अच्छा लगूंगा, मैं कहीं और अच्छा लगूंगा। क्या पता मैं इशारे दे रहा हूँ आप लोग को। हाँ ना, नजम ने भी यही किया था ना? नहीं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मेरा मसला है कि मेरे ना बाकी दांतों का कलर सही है, सामने वाले जो दांत है ना, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, वो येलो हो गए और आधे आधे। मेरी फ्रेंड कह रही थी कोई व्हाइट वॉश होता है वो करवा लें, उससे दांत जो है ना व्हाइट हो जाएंगे, क्या ऐसा कराना सही है? अच्छा, आपके 2 दांत दीवारों पे कराना है या आपने खबरदार दीवार पे उससे करा लिया? दांतों पे वो होती है व्हाइटनिंग होती है, व्हाइट वॉश करा लिया तो बहन फिर तो हो गया काम, फिर तो सही वाला चूना लगेगा आपको। उसने अपने करवाए 4 दांतों पे व्हाइट वॉश, उसके दांत साफ हो गए।
तो उससे कहो प्लास्टर पेंट भी करा ले, लगे हाथों सारा कुछ करा ले, अगर करा लिया व्हाइट वॉश। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पूछते हैं व्हाइटनिंग कैसे, व्हाइटनिंग करा लेनी चाहिए। अचल में उनका क्वेश्चन जो था ना वो बता रहे कि सिर्फ 2 दांतों का। जी। तो 2 दांतों की बस ट्रॉमा भी हो सकता है, अगर आप कहीं गिर चुके हो या कोई बॉल लगा हो या कोई बच्चे ने कोई इस तरह हिट हुआ हो, तो उसकी वजह से 1-2 दांतों का कलर चेंज होता है, वो फिर आप उसको वाइटनिंग से ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, कैसे होगा? क्योंकि उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना होता है, कोई इंटरनल, मतलब पहले आप उसका रूट कैनाल या रोटरी वगैरह कुछ तक करके, फिर उसका इंटरनल ब्लीचिंग होती है, दांत के अंदर होल करके जो ब्लीचिंग एजेंट है उसको अंदर डालते हैं, तो तब जाके उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अभी भी हो सकता है? हाँ, अभी ये जो है ना, इसका असल में पहले एक्सरे होना चाहिए, देखना चाहिए इसकी कॉस्ट क्या है। डेंटिस्ट के पास जाएं, किसी डेंटिस्ट के पास ही जाएं, ताकि वो ये देख ले, क्योंकि आप 2 दांतों का जिक्र कर रही है, बाकी दांतों का नहीं बता रही, तो वो ये 2 दांतों की, लेकिन व्हाइट वॉश ना करें, व्हाइट वॉश ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जिनके दांत छोटे होते हैं और मसूड़े काफी ज्यादा कवर किया हुआ होता है उन्होंने दांतों को, और उनकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही होती है, हालांकि अच्छी मुस्कुराहट होती है, वैसे उनके नैन नक्श अच्छे होते हैं। आपके तो माशाल्लाह बग्स बनी जैसे दांत है, मैं लोगों के छोटे दांतों के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो उनके ऊपर हो सकते हैं कि मसूड़े थोड़े से, कि उनको हम कहते हैं गमी स्माइल। हाँ, काफी एक्टर्स होते हैं जिनके गमी स्माइल होते हैं। गमी स्माइल का होता है, उसके लिए हर डिफरेंट प्रोसीजर्स होता है, उसमें हम जिंजिविक्टमी करते हैं, क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें हम आपके दांत का जो स्ट्रक्चर, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है, वो हम बढ़ाते हैं। हाँ, गम्स को ऊपर से ट्रिम कर लेते हैं ताकि आपके दांत एस्थेटिकली ज्यादा अच्छा लगे। पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है? नहीं, पेनफुल नहीं होता। वो एक और तो प्रोसीजर है, वो मुझे जो हॉलीवुड स्माइल वाला आप करवाते हैं, मैं चाह रहा हूं मेरी हो जाए हॉलीवुड स्माइल ऐसी हो कि मैं हंसूं, 2-3 लोग तो गिरे, कम से कम माजिद तो गिरे। मैं लिटरली चाहता हूं माजिद भाई, फखर भाई, फराद भाई गिरे, मैं इनकी जेबों से पैसे तो निकालो। 2-3 लोग गिरते हैं, लेकिन उसकी वजह कुछ और होती है। और ऑप्शंस में होते हैं, इसमें बोटॉक्स लगाते हैं। अगर आपके अगर हाइपरएक्टिव मसल्स है, अगर हाइपरएक्टिव मसल्स है और आपके जब आप स्माइल करते हैं वो बहुत बड़ी स्माइल है, जिसकी वजह से आपकी दांत गम्स सारे शो हो रहा है, तो हम बाहर से एक बोटॉक्स थोड़ा सा लगा लेते हैं। उसमें ये होता है कि आपके गमी स्माइल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए मेरा कोई है जरा बटन, नहीं आपकी नहीं है। मैं बहुत प्यारी स्माइल है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, फरहत है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फरहत, आपके और भी मसाइल हैं अभी दांतों के लिहाज से, आप इसके रिलेटेड? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है फरहत जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 3-4 कॉल है इस्लामाबाद से गालिबन। माशाल्लाह, आप दोनों बहुत नाइस, अच्छे लगते हो जब भी देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। जी, मैं रोज देखूं आप लोगों को, लेकिन मेरे इससे रिलेटेड तो कोई दांतों से नहीं। फरहत जी, मुझे जहाँ तक याद है आपने एक बार कॉल की थी, आपने कहा था मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। जी, उससे वही वाली हूँ मैं। हाँ, देखिए मुझे कैसे याद है, आपने शुरू किया कोई बिजनेस? माशाल्लाह मेरे बेटे का ज़हन बहुत अच्छा ज़हन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपको बताया था I'm 63 ओल्ड, और आपके बच्चे जो है वो सारे माशाल्लाह बाहर चले गए, आपके हस्बैंड रिटायर हो चुके हैं, मुझे याद है। हाँ जी, माशाल्लाह से मैं वही हूँ। लेकिन मुझे बस कुछ यही है कि आपके प्रोग्राम में मुझे कुछ कुकिंग के रिलेटेड मुझे कमी लगती है, कोई है? देखिए हमारी हलीमा को भी नहीं आता कुछ बनाना, तो हमने क्योंकि इसको बड़ा दिल में लगती है, इसको लगता है इस पर अटैक कर रहे हैं पर्सनल, अगर हम कोई कुकिंग वाली चीज लेकर आए तो इससे हम लाते ही नहीं कुकिंग वाली, इसको हम लाते तो बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, खाना तो आता है। मैं आपको प्लान देना चाहती हूँ अपनी सर्विस। चलो डन हो गया। इम्तियाज साहब, आवाज नहीं लगाऊंगा मैं हलीमा की तरह, आप जरा अभी फोन ना बंद कीजिएगा, इम्तियाज आपसे बात करता है, पता नहीं कर भी थैंक यू सो मच फरहत जी फॉर कॉलिंग। एक होती है, जिसका हुमायूं ने पूछा था हॉलीवुड स्माइल का, एक होते हैं जो ऊपर एक क्राउन सा लग जाता है, हम लोग आजकल अक्सर मूवीज में देखते हैं, वो लगा लेते हैं और जब हंसते हैं तो बहुत ही ज्यादा कोई वाइट दांत नजर आ रहे हैं। वो क्राउन खरीदना या उसको लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी वेडिंग पे चाहते हैं कि उनकी जब स्माइल हो तो बड़ी अच्छी है, पिक्चर्स बहुत सारी खिंची होती है, कवर कहते हैं, कराना चाहिए। कवर, हाँ। दांतों की अगर तो आपके दांतों में कीड़े कुछ भी नहीं, जस्ट एस्थेटिक कलर के लिए आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको हम रिकमेंड नहीं करेंगे आप कवर लगा लें, कोई क्राउनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसमें ये होता है हमारे पास इससे और अच्छी ऑप्शन, जिसमें हम उसको ई-मैक्स विनियर्स बोलते हैं, विनियर से भी और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन उसको हम लुमिनियर्स बोलते हैं। टॉप ऑफ द लाइन जो आजकल चल रहा है, सबसे टॉप, सबसे अच्छा लुमिनियर्स होगा। लुमिनियर्स हाँ, लुमिनियर्स। उसमें ये होता है, उसमें फिर ये होता है कि हम आपके दांतों को ट्रिम भी नहीं करते हैं, विदाउट ट्रिमिंग उनके ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं बाहर से। मुझे लगता है आप लोग से पहला लफ्ज चेंज कर रहे हो इसमें से, और आप इसे महंगा कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है आप लोग क्यों महंगे। हमारे साथ आखिरी कॉलर जी हसनैन बाबर। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल है? हेलो, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे हसनैन भाई? ये मेरे दांतों का ये सामने वाले 2 दांत और नीचे वाले 2 दांत ना, ये
ऊपर से पीले हैं और ये साफ भी नहीं हो रहे अभी, इसका कोई बता दें किस तरह साफ। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच जी फॉर कॉलिंग। ये आपने वैसे थोड़ी देर पहले बताया यही बताया था कि अगर वो पीले हैं तो आप डेंटिस्ट को दिखाएं, जरूरी नहीं है आपने घर में ही साफ करना है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते हो, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ताकि अगर उसको स्केलिंग करनी है, रूट प्लानिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है या वाइटनिंग करना है, तो वो आपका वहीं पे हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहवाग साहब, बहुत ज्यादा मजा आया। जो आपने हलीमा के कहने पे आपने मोटर लगाई रखी और आपने बड़ी देर से जवाब दिए, आपने अपने को रिचार्ज करना है, लोगों का फायदा हो गया ना उससे, सबको सबके जवाब एक्सटेंशन के साथ चार्जर नहीं लगाना, डायरेक्ट स्विच पे लगाना ताकि आप जल्दी से चार्ज हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को, हुमायूं को, हलीमा को, सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना है। याद रहे, एक आखिरी बात आपको बताऊं कि हीटर अगर चलाते हैं तो हीटर की रात को टीप बंद करके सोया करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता बहुत सारे हादसा इससे होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।